हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम सॉल्यूशन वाला लेसन रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट रिव्यू लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद डीपीपी कीजिएगा डायरेक्टली। याद रखना एनसीईआरटी जरूर कर लेना। एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हो तो आपका 90% मेंस हो जाता है। 90% एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए। क्या अप्रोच लगेगी, कैसे होगा। उसके अलावा जो हम डीपीपी करवा रहे हैं 10% उसको कवर कर लेते हैं तो 100% आप इस क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे, फिर सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, याद रख लेना। आना एक अलग बात है कि मुझे पता है ऐसा होता है, और करना एक अलग चीज होती है। जब हम उसको करने बैठते हैं तो अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं, है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्या होता है, तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ना। सॉलिड के अंदर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस है, लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट होगा, फिर गैस सॉल्वेंट होगा, है ना। तो ऐसा तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली। तो देखो सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉलिड सॉल्वेंट होगा। तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, दिस इज सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है, ये पता है जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है। ठीक है, तो यस सॉल्वेंट सर। 7 लेटर है, इसके अंदर 6 लेटर है, तो ये छोटा होगा अमाउंट में। तो देखो सॉल्वेंट सब जगह पे सॉलिड मिलेगा, यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है, फिर सब जगह पे लिक्विड मिलेगा, और फिर सब जगह पे गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के इस तरह से सोलवेंट हैं, और उनके अंदर फिर हर एक सोलवेंट के अंदर सॉलिड सॉलिड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, गैस लिक्विड हो सकता है, सभी तरह के सॉलिड लिक्विड गैस। तो उसी को एक एक एग्जांपल बस आपको याद होना चाहिए। थ्योरेटिकल है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो सॉलिड में सॉलिड मिक्स करते हैं, तो आपने गैसेस वो सुना है ना, एलॉय जितने भी होते हैं अपने, है ना, दो सॉलिड को मिक्स करके एलॉय बनाते हैं। जैसे ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, ब्रोंज है, ब्रोंज मेटल भी आपने सुना होगा। 22 कैरेट सोना होता है, गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड, मतलब उसमें बाकी का क्या होता है, बाकी का जो है वो तांबा होता है, कॉपर, है ना। ब्रास है, ब्रास होता है पित्तल, सुना है ना पित्तल। तो दो तीन यस मेटल सर। के बनता है। जो आपके एलॉय व्हील्स होते हैं गाड़ी के, बाइक के, वो भी यही चीज है। मतलब दो सॉलिड्स को लिक्विड बनाया, मिक्स किया, और उसके बाद में ठंडा कर दिया, बस आसान है ना। लेकिन इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस मतलब क्या बोलते हैं, कोरोजन नहीं लगता बहुत सारी चीजों को, है ना। कोरोजन की जो रेट है कोरोजन का वो डिले हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। रिजिडिटी, सख्त हो जाती है कोई चीज, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो बहुत सारे, किसी का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इस तरह के एडवांटेजेस होते हैं एलॉय के, तो इसलिए एलॉय बनाए जाते हैं। व्हाई एलॉय आर इन डेली लाइफ यूज के अंदर क्या क्या यूज होते हैं वो ये है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए अब जरा, लिक्विड लिक्विड डालते हैं सॉलिड के अंदर लिक्विड। अब सॉलिड ज्यादा हो और लिक्विड कम हो, ऐसा कम सुनते हैं, लेकिन हाइड्रेटेड साल्ट, ठीक है। अमलगम, अमलगम जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब लिक्विड क्या है, मरकरी है, और उसको किसी सॉलिड में मिक्स कर दिया, जैसा कि इन्होंने किया, सोडियम के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, उसी को अमलगम बोलते हैं। अमलगम का मतलब है कि मरकरी किसी मेटल के अंदर मिक्स आउट हो जाती है उसको, यानी एलॉय ऑफ मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। आप ऐसा कैसे समझ गए। और हाइड्रेटेड साल्ट का एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट, ये देखिए, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, है ना। ये एग्जांपल सबको पता है। पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का एग्जांपल, यानी अब आप इसमें इसमें लगेगा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, पानी तो 5 मॉलिक्यूल है। एक्चुअली में पानी 5 मॉलिक्यूल से लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है। वो लिक्विड उसमें ट्रैप हो जाता है, तो वो सॉलिड ही होता है। ये ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा बोलते हैं उसे। तो ये भी एक एग्जांपल है लिक्विड सॉलिड के अंदर। याद कम रहेगा, बट ध्यान से सोचोगे तो याद आ जाएगा, आपको ऑलरेडी पहले से आता है। सॉलिड के अंदर गैस घुली होना, अब ये चीज भी आप कम एग्जांपल पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन इन पैलाडियम, पैलाडियम प्लेटिनम निकल अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, ये हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं। तो अगर हम पैलाडियम में से, लिक्विड पैलाडियम में हाइड्रोजन गैस को पास आउट करवाते हैं, तो हाइड्रोजन उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, और फिर उसको सॉलिड बना लो, हाइड्रोजन हमेशा के लिए ट्रैप रहेगा। समझ गए। इस तरह से यस सर। हाइड्रोजन को रखने का एक तरीका है। तो ये भी एक चीज है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो ये तो थे सॉलिड के सारे खत्म हो गए। अब इसके बाद में लिक्विड, यानी कि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सब सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड, अब देखो लिक्विड में सॉलिड, ये तो बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे आसान है। पानी में चीनी डालते हैं हम लोग, है ना, साल्ट या ग्लूकोज, शुगर, यूरिया इन वाटर, सबसे इजी एग्जांपल है ये, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, इसको मैं मार्क भी नहीं लगाता। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लिक्विड में लिक्विड, ये भी सबसे आसान है भाई। मैथेनॉल या एथेनॉल इन वाटर, पानी के अंदर, शराब के अंदर पानी मिला के, पानी में शराब मिला के, शराब में पानी, जो भी है, जिसको भी मिक्स करके मिला के पीते हैं लोग, है ना। बैड थिंग है ये, अच्छी हैबिट नहीं है। तो ये भी एग्जांपल सबको याद रहेगा, नो वरी अबाउट दिस, है ना। फिर आता है
गैस, लिक्विड के अंदर गैस घुली होना, ये एग्जांपल भी आपको याद रहेगा। कैसे? कार्बोनेटेड वाटर भी होता है सब। पानी में हमेशा ऑक्सीजन घुली होती है, तभी तो उससे मछलियां सांस लेती हैं, है ना? तो इसका भी कोई चक्कर ही नहीं है, ये एग्जांपल भी याद रहने वाला है। तो ये तीनों तो बिल्कुल आसान एग्जांपल थे। आप थोड़ा सा एरिएटेड ड्रिंक्स हैं। सर, हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये तो गलत लिखा है यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन में। कहाँ कहाँ कहाँ? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन में। लिक्विड में देखो, यहाँ लिखा ना सॉलिड इन लिक्विड, सर थर्ड कॉलम। थर्ड गैस इन लिक्विड लिखा है। अरे सर मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है ना, इसमें लिख रखा है कि सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड होना चाहिए अच्छा था। अच्छा, ये ठीक है, ठीक, हाँ ये गलत लिखा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ये अंडरस्टूड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सब लिक्विड आएंगे, ठीक है, यहाँ पर सब लिक्विड आएंगे। यस, ये गलत है, ठीक है। ये लिक्विड, ये प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं बेटा, ठीक है। ये सब लिक्विड है, क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है, अब गैस हमारा, ये वाले थोड़े से टिपिकल एग्जांपल है ना, जैसे पहले वाले थोड़े से जो आपने कम सुने होते हैं। गैस हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। गैस के अंदर सॉलिड घुलता है क्या? अब गैस में सॉलिड कहाँ देखने को मिलेगा? आयोडीन वेपर्स इन एयर, ठीक है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अब ये केमिस्ट्री वाले एग्जांपल हैं, दोनों याद ही रखने पड़ेंगे, यू शुड हैव टू लर्न, है ना। अब आयोडीन वेपर आपने डेफिनेटली नहीं देखे होंगे। हवा के अंदर आयोडीन को गर्म करो, थोड़ा सा ज्यादा गर्म करो तो लिक्विड हो जाएगी, फिर गैस बन जाएगी और हवा में उसके वेपर उड़ जाएंगे, आपको दिखाई भी देंगे, है ना। फिर मतलब दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन वो उसमें से ना वेपर्स की वजह से आंखों में जलन होती है और जिससे आंसू आते हैं, आयोडीन आंसू आने वाली वो है ये। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हवा में बहुत होती है। कैम्फर नाइट्रोजन के अंदर घुल जाता है, सॉलिड फॉर्म में ही घुलता है, सॉलिड अटका रहता है नाइट्रोजन के अंदर। कैम्फर, कैम्फर क्या होता है पता है? कपूर। तो कपूर की जो स्मेल यस होती है सर। वो हवा में, मतलब उसको लिक्विड बना के और फिर वापस गैसेस फॉर्म में आप उसको फिर से हवा में ठहरा सकते हैं और वहां पे वो सॉलिड बन जाएगा और वहां अटका रहेगा। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्दर आता है लिक्विड इन गैस, हवा में पानी देखा है कभी? बिल्कुल, ये आसान है आपके लिए। ह्यूमिडिटी एयर, आपने देखा है ठंडा गिलास का पानी होता है, उसके चारों तरफ पानी आ जाता है, वो हवा वाला पानी है जो उसे टच करेगा कंप्रेस हो जाता है ना, कंडेंस हो जाता है। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड इन नाइट्रोजन गैस। अब क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन में ये आपने नहीं देखा होगा, बट एटलीस्ट इसे याद कर लीजिएगा, वरना ये वाला एग्जांपल तो आपको आता है। ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में हमेशा पानी होता है। गैस इन गैस, अब गैस के अंदर गैस, ये तो सबसे आसान है भाई, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो यस सर। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करनी चाहिए। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये सारे के सारे ट्रू सॉल्यूशंस है, ठीक है। मिक्सचर्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखो भाई सॉल्यूशन वाला लेसन है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता है। नॉर्मेलिटी के एग्जांपल्स भी आपको आते होंगे, फिर भी मैं उनका ना एक बार आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि थोड़ा रिमाइंड हो जाए। मोलैरिटी को बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है सबको? यस सर। मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी ये बड़े एम से रिप्रेजेंटेड होता है, इक्वल होता है मोल, किसके? मोल, सोल्यूट के, है ना। सोल्यूट यानी आप चीनी डाल रहे हो पानी में, डिवाइड बाय सोल्यूट के मोल, डिवाइड बाय सोलवेंट, सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। क्लियर है? फॉर्मूला याद होगा सबको, मोल पर लीटर भी बोलते हैं इसे। सिंपली याद रखने का तरीका, मोल पर लीटर, लीटर में सॉल्यूशन होगा, याद रखना। अब मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी, दो एल आएंगे इसमें, याद रखना। मोलैलिटी को छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है? मोल तो सोल्यूट के ही होंगे, ऊपर तो सोल्यूट वाले मोल ही आएंगे, ठीक है। नीचे क्या आएगा? सॉल्वेंट। सोलवेंट। इट इज नॉट सॉल्यूशन, सोलवेंट होता है अकेला, और वो भी लीटर में नहीं, केजी में होता है, ठीक है। तो इसे जनरली हम लिख देते हैं मोल पर केजी, और केजी भी किसका? सोलवेंट का, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों एग्जांपल याद हो गए होंगे, यस सर। है ना। अब तीसरा देखते हैं, नॉर्मेलिटी एक चीज होती है, मैं नॉर्मेलिटी के डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे मोटे चीजें आपको बता देता हूँ नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई? एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। एन फैक्टर क्या होता है? किसी को याद है? किसी को पता है? एन फैक्टर की कोई डेफिनेशन देना चाहेगा? सिंपल सी डेफिनेशन है। आयन एक्सचेंज पर मोल, सॉरी बेटा, क्या बोले? आयन एक्सचेंज पर मोल।
नहीं नहीं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल बेटा, आयन नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। देखो जो रीडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ में, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। समझ गए सभी? क्लियर है? यस Yes, sir. है ना। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, बट एक बार के लिए फॉर्मूला याद कीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन पर मोल, ये तो होता है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को सिर्फ एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से आ जाती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इसके लिए यहीं तक अभी हम यहीं तक करने वाले हैं। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर ना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की बात आती है। इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, मोल, मोल इनटू एन फैक्टर। ये याद रहेगा क्या सबको? Yes, sir. याद ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और होता है, वो क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब ध्यान देना, ये है इक्विवेलेंट वेट, वो अकेला इक्विवेलेंट है, इसे ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ये कंफ्यूज करता होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर इसे अकेला इक्विवेलेंट बोल दो। और ये इक्विवेलेंट वेट है, दोनों में फर्क है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। याद रहेगा ये? सिर्फ इतना अगर आपको याद हो गया ना, इतना याद हो गया, गारंटेडली बोलता हूँ बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें। सर ये बस ऊपर वाला EQ क्या है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट? बेटा EQ का मतलब है इक्विवेलेंट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट का मतलब सिर्फ इक्विवेलेंट वेट है। और अकेला इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट को ही, अब मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, चलो, इक्विवेलेंट को ही हम ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। पीछे वेट मत लगाना, नो, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों एक ही चीज है, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर एक ही बात है, ठीक है, ठीक है सर। है ना। लेकिन इक्विवेलेंट वेट अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। सिर्फ इतना याद कर लो, नॉर्मेलिटी के 3 फॉर्मूले, नॉर्मेलिटी में कभी मार नहीं खाओगे, कुछ भी आ जाए आपको समझ आ जाएगा। और ये जो दूसरे वाला बीच, ये दोनों नीचे वाले फॉर्मूले लिखे ना नॉर्मेलिटी के नीचे वाले, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इक्विवेलेंट जो होता है नंबर ऑफ मोल इनटू इक्विवेलेंट होता है, सॉरी एन फैक्टर इनटू मोल होता है, नंबर ऑफ मोल। अब ध्यान देना, ये इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट का लॉ है, बिना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए, हालांकि केमिस्ट्री में बिना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए आप लोग किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होनी ही चाहिए, हर कीमत पर बैलेंस्ड होनी चाहिए। लेकिन ये वो बला है जो बिना बैलेंस किए केमिकल रिएक्शन को आपको बता देती है कि इसमें कितने मोल चाहिए। सपोज दैट, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, रिडॉक्स में आपको बहुत काम आएगा। जैसे मान लो हम हाइड्रोजन प्लस क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना रहे हैं, ठीक है, वाटर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बैलेंस करें तो ये लग जाएगा, बैलेंस हो गई। तो यहाँ क्या चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन के लिए, 2 मोल हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है, दिस इज 1 मोल, और 2 मोल पानी बनता है। इस इक्वेशन का ये मतलब है, समझ में आया? तो अगर यस सर। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, कितना भी यूज करो, भंडार है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ 2 मोल है, तो पानी कितना बनेगा? 2 मोल से 2 ही मोल पानी बन सकता है। ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास हाइड्रोजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 मोल है, तो 1 मोल ऑक्सीजन से कितना पानी बनेगा? 2 मोल बनेगा, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन तो बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी 1 मोल है, अब बताओ पानी कितना बनेगा? बता सकता कोई? 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल पानी बन रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन से 1 ही मोल पानी बनेगा। भले ही आपके पास ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो कुछ ऑक्सीजन बच जाएगी, 1 मोल नहीं, आधा मोल यूज होती है ऑक्सीजन, है ना, तो आधा यूज हो गई और आधा बच गई। समझ में आया? यस सर। ये तो था बैलेंस्ड इक्वेशन की असली चीज, की बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें पता लग जाता है कितनी चीज के लिए कितनी चीज रिक्वायर्ड होगी। जैसे चाय बनाते हैं तो 3 कप चाय में 1 कप आप दूध डाल देते हो, कुछ लोग 2 कप में 1 कप डाल देते हैं, सबका अपना अपना रेशो है, लेकिन वो उस इंसान के लिए पर्टिकुलरली फिक्स है। अब अगर मुझे
कम या ज्यादा चाय बनानी है तो मैं उस रेशो के हिसाब से काम करूंगा। तो ये आपको बैलेंस इक्वेशन रेशो देता है कि 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए और 2 मोल पानी बनेगा। अब आपके पास कम ज्यादा है तो उस हिसाब से रेशो निकाल लो, 2 के लिए 1 चाहिए, 1 के लिए कितना चाहिए, है ना। तो ये तो सिंपल था। लेकिन अगर बैलेंस ना हो इक्वेशन, तो आपके पास वो रेशो ही नहीं है, तो फंस गए, मारे गए। तब क्या करें? और बैलेंस करनी ना आए तो, क्योंकि आयनिक इक्वेशनें बहुत मुश्किल होती हैं और कई बार उनके प्रोडक्ट सारे पता ही नहीं होते। प्रोडक्ट नहीं पता तो आप उसे बैलेंस कर ही नहीं सकते। लेकिन एक प्रोडक्ट पता है आपको, समझ गए मेरी बात, समझ रहे हो? मान लो 10 प्रोडक्ट हैं एक केमिकल इक्वेशन के, आपको एक पता है और उसी से आपको लेना देना है। तो वो एक प्रोडक्ट, सपोज दैट यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट और बनता है XYZ, ठीक है, ये XYZ और बन गया, आपको सिर्फ इसका पता है और ये नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि ये 2 मोल बनेगा, इसका 1 मोल यूज होगा, इसका 2 मोल, ये भी नहीं पता। अब आप इसे बैलेंस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको XYZ तो पता ही नहीं है। इनको आपस में बैलेंस कर लोगे तो ये तो गड़बड़ा जाएंगे ना इनका बैलेंस। तो समझ में आ रहा है? ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो क्या करें? यहां पर इक्विवेलेंट यूज होता है बेटा, यहां यूज होता है इक्विवेलेंट का लॉ। अगर आपको n फैक्टर पता है हाइड्रोजन का, n फैक्टर पता है ऑक्सीजन का, n फैक्टर पता है वाटर का, तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? हम फिर ये कहेंगे इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। अब आपको XYZ नहीं पता, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है इसका जादू। समझ में आई बात? यस सर। यानी इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब इक्विवेलेंट में आपको बैलेंसिंग तो पता नहीं, भाड़ में गई बैलेंसिंग। n फैक्टर पता होना चाहिए, सिर्फ n फैक्टर पता है, नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए। उन दोनों को ये मल्टीप्लाई करो, मान लो कि इसका मुझे n फैक्टर कुछ पता हो, x मान लो कि इसका 2 है n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इसके 2 है, वो इक्वल होंगे n फैक्टर ऑफ वाटर, वाटर का n फैक्टर मुझे पता है 2 है और नंबर ऑफ मोल भी इसके 2 है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो मान लो कि वाटर के आपको नंबर ऑफ मोल नहीं पता था, ये x था, x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 2। ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, अपने आप 2 आ गया, बैलेंस्ड होगी इक्वेशन अपने आप, जरूरत ही नहीं पड़ी अंदर क्या कहानी है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जादू होता है। हालांकि ये सिर्फ आयनिक इक्वेशन में होता है, याद रख लेना, नॉर्मल इक्वेशन में नहीं होता। अगर कोई इक्वेशन आयनिक है, आयनिक मतलब रीडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए वो, तो ये उसमें काम आता है। तो कितनी बढ़िया चीज है। तो ये वाला फॉर्मूला जादू है, जादू, बहुत बड़ा जादू है ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखने का, इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट होता है वो n इंटू मोल होता है। तो इक्विवेलेंट इक्वल होता है दूसरे इक्विवेलेंट के, तो n इंटू मोल, n फैक्टर इंटू मोल किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के इक्वल होंगे दूसरे सब्सटेंस के n फैक्टर इंटू मोल। ये समझ में आया? मोल ऑफ सेकंड सब्सटेंस। तो एक सब्सटेंस का आपको n फैक्टर और मोल पता है, दूसरे सब्सटेंस का सिर्फ n फैक्टर पता है, उसके मोल पता ही नहीं, उसकी बैलेंसिंग पता ही नहीं, तब भी हम उसका मोल निकाल लेंगे। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। इंपॉर्टेंट चीज है। Yes, तो sir. देखो, अभी अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, कोई बात नहीं, रिडॉक्स वाला जब लेसन रिवाइज करोगे तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना यार। ये याद है ना, समझ लो, फिर वो बड़े आसानी से प्रैक्टिस ही करनी, फिर कोई चक्कर ही नहीं। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो ये इतना, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है और नीचे वाला भी बहुत जगह काम आता है। तो दोनों को याद रखना आपको। नॉर्मेलिटी तो है ही है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। अब देखो कई बार क्या होता है, अब इस स्लाइड का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमने स्लाइड लिखी, ठीक है, कई बार क्या होता है, आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एक क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन, मोलैरिटी और मोलैरिटी को आपस में इंटर कन्वर्ट करना। मोलैरिटी दे रखी किसी सॉल्यूशन की, मोलैरिटी बतानी है, छोटा m मोलैरिटी, 2L वाला, बड़ा M मोलैरिटी। उसमें अगर आपको थ्योरेटिकली उसे निकाल सकते हो, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, है ना। एक मोल में इतनी है, 2 में इतने होंगे, ये होगा वो होगा, यूनिटरी मेथड से निकालना आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसको नहीं आता यूनिटरी मेथड से निकालना, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसको याद रखना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। छोटा m मोलैरिटी, मैं बता चुका हूं पहले से मोलैरिटी, बड़ा M मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है। mg क्या है, mb क्या है, सॉरी g नहीं है, b मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास डिवाइड बाय 1000 है, क्योंकि वो ग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। हमारे पास मोलैरिटी जो होती है वो पर kg होती है, kg में होती है ना सॉल्वेंट में मोलैरिटी। तो ये वाला, इसमें kg आ रहा है, मुझे इसे ग्राम बनाना था, इसलिए मैंने 1000 लगाया। समझ में आया 1000 किस लिए लगाया? यस सर। तो चलो फॉर्मूला याद रहेगा सबको। यस सर। Yes. और रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है, ग्राम पर ml डेंसिटी।
याद रख लेना, ठीक है। तो भाई बस अगर ये फॉर्मूला आता है आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करके, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली अप्लाई करके मोलैरिटी और मोलैलिटी को बदल सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको डेंसिटी चाहिए ही चाहिए। डेंसिटी के बिना ये आप अप्लाई चाहे आप यूनिटरी मेथड कर रहे हैं नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों तीनों फॉर्मूले और नीचे वाले नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले जरूर कर लेना, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, नथिंग स्पेशल। अब भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, तो नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन भी होती है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये तो पता होगा सबको, थ्योरी सबको लगभग लगभग आती होगी। यस दो सर, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं सर जो रेवल्स लॉ फॉलो करते हैं। सिंपल कह सकते हैं, या फिर इसे अगर हम थ्योरेटिकली कहें, दो चीजों को मिक्स करते हैं। मान लो 1 लीटर मैंने एक्स लिक्विड बनाया, 2 और 1 लीटर मैंने वाई लिक्विड बनाया, टोटल कितना हो गया 2 लीटर। सॉल्यूशन नहीं बदलना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए, दोनों बराबर मिक्स हो, वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको लगता है कि वॉल्यूम तो नहीं बदलता, दो 1-1 लीटर मिलाएंगे तो 2 ही लीटर बनेगा, कई बार वो 2 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, कई बार वो 2 लीटर से थोड़ा सा कम बन जाता है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए टोटल वॉल्यूम बराबर, यानी कि यहाँ देखो इन्होंने क्या लिखा है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होना चाहिए, यानी कि दो वॉल्यूम्स को मिलाते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम टोटल 2 हो जाएगा ना, चेंज 2 से ज्यादा है 2 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, ये बात समझ में आई। चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन के केस में। अब दूसरी चीज डेल्टा एच मिक्सिंग, जब हम मिक्स करते हैं दो लिक्विड्स को तो ना तो वो गर्म होना चाहिए वो लिक्विड, ना वो ठंडा होना चाहिए। आपने देखा एसिड में पानी मिलाते हैं, बेस में पानी मिलाते हैं, गर्म हो जाता है ना। यस सर। तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है। तो ये गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए, तो दोनों का टोटल बनता है उतना ही, एग्जैक्टली उतना ही रहे, पॉइंटों में भी वो कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। राउल्ट लॉ को फॉलो करता हूँ, ये तो साइंटिफिक हो गया, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। तीसरा देखो पी जो है उसका प्रेशर जो होता है, पी ए और पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी, हमने दो चीजों को मिक्स किया था तो ए और बी का पार्शियल प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर के बराबर होना चाहिए, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, यही राउल्ट लॉ है, पता होगा, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये राउल्ट लॉ होता है बेटा, ये वाला पी ए जो है प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल होगा उसका पार्शियल प्रेशर जब वो अकेला था मल्टीप्लाई में उसका मोल फ्रैक्शन, सेम एज इट इज प्रेशर ऑफ लिक्विड बी जो है वो इक्वल होगा उसका पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब पी नोट, यानी कि जब वो प्योर था, बिल्कुल अकेला था, प्योर, प्योर का उसका प्रेशर जितना था और मल्टीप्लाई में उसका मोल फ्रैक्शन, अगर ये दोनों की मल्टीप्लाई कर देते तो उसका खुद का अकेले का प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया, यही राउल्ट लॉ है। यस सर। ठीक है, दैट इज राउल्ट लॉ। तो ये राउल्ट लॉ को ओबे करे तो पहला लाइन और फोर्थ लाइन जो है वो बराबर है, एक ही चीज है। अब देखो एक और फिजिकल मीनिंग है इसका, पांचवा, जो ए था उसके बीच में दूसरे ए को अट्रैक्ट कर रहा था वो, तो ए की अट्रैक्शन और बी की अट्रैक्शन जो थी, इंटरेक्शंस, और जब उन दोनों को मिक्स कर दिया तो ए और बी की जो इंटरेक्शन बनी, ए और बी लिक्विड की जो इंटरेक्शन बनी वो भी ए और बी की इंटरेक्शन के बराबर होनी चाहिए। समझ में आया, मतलब ए एटम यस सर। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूसरे ए एटम को अट्रैक्ट कर रहा था, जब दो लिक्विड को मिक्स कर दिया तो बी एटम भी ए को उतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा जितना ए कर रहे थे या बी कर रहे थे, मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होना चाहिए सभी मॉलिक्यूल्स का मिक्स के बाद भी। क्लियर है? यस अब सर। अब इसका मतलब आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल साइज और कैरेक्टर होना चाहिए। एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी, A and B should be same in pure liquid in the solution, वो एस्केपिंग टेंडेंसी उनकी बराबर होनी चाहिए। यानी एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि वो जब वो हवा में उड़ रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, तो उनका वेपर प्रेशर बराबर रहना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में बोले। एग्जांपल जरूर याद रखना, नियरली आइडियल होता है टाउलिन और बेंजीन। बेंजीन आपको पता है ऐसा होता है, और टाउलिन क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो टाउलिन बन जाएगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ये टाउलिन बन गया। तो इन दोनों का ये एग्जांपल है आपके सामने, और ये एग्जांपल नियरली क्या होते हैं, नियरली आइडियल होता है ऐसा सॉल्यूशन। 100% आइडियल नहीं होता, कोई भी नहीं हो सकता, नियरली आइडियल हो सकता है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। देखो नॉन आइडियल मतलब जो आइडियल नहीं है, तो वो इनमें से सबका इन सबको नो कर दो तो आपके पास नॉन आइडियल आ जाएगा। लेकिन नॉन आइडियल दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल 0 होना चाहिए, 0 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि एंडोथर्मिक
डिसोल्यूशन, यानी वो हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। 0 से ज्यादा हो गई हीट मतलब हमें मिलेगी, पॉजिटिव में आएगी ना, पॉजिटिव हीट मतलब हमें मिल रही है, हमें मिल Yes, रही है, sir. ठीक है। तो यानी ये अगर 0 से ज्यादा हो रही है, ये ज्यादा है, तो वो हमें मिल रही है। हमें मिलने वाली हीट को वैसे साइन हम नेगेटिव लगाते हैं, याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला, वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाए, जिसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाए डिसोल्व होने के बाद, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करता बल्कि उनका पार्शियल प्रेशर जो है वो राउल्ट लॉ के इक्वल टू इसके होने की बजाय ग्रेटर देन दिस वन हो जाए, ग्रेटर देन नॉट इक्वल, और इन दोनों का प्लस भी ग्रेटर देन हो जाएगा, दोनों के प्लस के, ठीक है। ए और बी की अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर, फोर्स वीक हो जाएगी, एक चीज उल्टा हो रही है, ये ध्यान रखना। जब फोर्स वीक होगी तभी तो वो हवा में ज्यादा उड़ेगा, तभी तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। तभी Yes, तो sir. हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तभी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो पास आ जाएगा, वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग बढ़ना चाहिए, तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी की वीक हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे को उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं करेंगे जितना ए और बी आपस में पहले कर। और एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो हाईयर वेपर प्रेशर दिखाएंगे, ये इनका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, ऑब्वियस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो वेपर प्रेशर हाई ही होने वाला है। एग्जांपल देखो भाई, एसीटोन को एथेनॉल में मिला दो, शराब में, या फिर एसीटोन को CS2 में मिला दो, तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला मिल जाएगा। नेगेटिव डेविएशन सब कुछ उल्टा होगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, जीरो से कम, ये भी जीरो से कम हो जाएगा, सारी चीजें उल्टा, ये तो आप याद कर ही सकते हो। और ए बी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ग्रेटर, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों की लोवरिंग, ये कंपोनेंट ए और बी का हाईयर की जगह लोवरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा, लोअर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड आइडियली। और एसीटोन के साथ, वहां एसीटोन के साथ एथेनॉल था, या एसीटोन के साथ में एनिलिन मिला दो, या एसीटोन के साथ में क्लोरोफॉर्म मिला दो। ये एग्जांपल याद करने पड़ेंगे, कई बार इन एग्जांपल्स और इन बेस पर छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने ये टेबल यहाँ पर लगा रखी। क्लियर है बेटा? और मुझे लगता है ये टेबल आपने पढ़ रखी है, और Yes, sir. याद नहीं Clear किए है. तो बस याद कीजिए, जस्ट लर्निंग है। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम अपने फॉर्मूलाज की बात करते हैं, हेनरी लॉ क्या कहता है। देखो डायग्राम बना हुआ है, मैं थ्योरी व्योरी नहीं पढ़ूंगा, डायग्राम से सीधा आपको समझ में आएगा। एक गैस, नॉर्मली हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट के अंदर सीधा सीधा, और नीचे लिक्विड है, कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के ऊपर गैस है, मैंने इसको बंद कर दिया, इस लिक्विड को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर वेट 1 लगा दिया तो प्रेशर कम पड़ेगा, घुलेगी कम, सॉल्यूशन के अंदर गैस घुलेगी लेकिन कम घुलेगी। अब इसी को मैंने क्या किया, 2 वेट लगा दिए, तो अब गैस ज्यादा घुल जाएगी क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर बढ़ गया तो गैस का सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होना भी बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉ। समझ में आया हेनरी लॉ क्या है? Yes, sir. है ना। तो प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे आपके जो ब्रीवेजेस आते हैं, जो पीने वाले ठंडे की बोतलें आती हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का हाई प्रेशर करके वो लोग उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोल्व कर देते हैं। जैसे आप उस बोतल को हिलाते हैं, मॉलिक्यूल्स की हलचल बढ़ेगी और ढक्कन खोल दे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी से बाहर निकलना चाहेगी, और वो बाहर निकलेगी तो उसके साथ लिक्विड को भी बाहर ले आएगी, इसलिए आपकी गैस के साथ में लिक्विड भी बाहर निकल जाता है। अगर आप उसे हिलाते नहीं है, आराम से ढक्कन खोल के रख देते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा उसमें से ना छोटे छोटे बुलबुले थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलबुले उठ रहे होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम हो गया तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल, Yes, sir. समझ में आ रहा है। तो वो ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर निकलती है सॉल्यूशन से, दैट इज इट। तो भाई इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। तो यहाँ हेनरी लॉ वही कहता है। तो मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक ये वाला है, मास जो है वो इक्वल होगा, यानी मास इक्वल होगा K इंटू P, के यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है, प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो मास ज्यादा घुलेगा, लिक्विड के अंदर गैस का प्रेशर कम डालेंगे तो मास कम घुलेगा। सिर्फ ये वाली लाइन याद रखनी है, ये वाला डायग्राम याद रखिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? सिंपल, Yes, एक sir. Clear फॉर्मूला है. हेनरी लॉ का। अब हम मास की जगह पर मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला है, वो ये वाला है, प्रेशर ऑफ ए गैस, पहले हमने मास लिया था ना, अब हम प्रेशर ले रहे हैं। प्रेशर ऑफ ए गैस जो है वो इक्वल होता है KH इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, गैस के मोल। अब देखिए जरा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, कितने मोल गैस डिसॉल्व है, डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के टोटल मोल में ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। क्लियर है भाई? ए मतलब हमारा
सोल्यूट जो है वो ए हो गया, या सोलवेंट जो भी आप लेना चाहें, तो वो उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर आएंगे। तो मोल फ्रैक्शन होता है गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। गिवन मतलब जिस चीज की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है, इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आया है मोल फ्रैक्शन? ये सब क्लियर तो है। मोल फ्रैक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट से, KH मतलब हेनरी कांस्टेंट, H स्टैंड्स फॉर हेनरी, हेनरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो PA के बराबर आ जाएगा। मतलब कि उस पर्टिकुलर गैस का जिसके आपने नंबर ऑफ मोल लिए थे और टोटल प्रेशर से डिवाइड किया था, उस गैस का प्रेशर आ जाएगा उस टाइम पर। उस टाइम पर वो गैस कितना प्रेशर डाल रही है। ठीक है, तो ये प्रेशर ऑफ गैस इक्वल होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन। क्लियर है भाई सबको ना? ये दूसरा फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला क्या था, अब मैं पहला फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं। मास जो है वो इक्वल होता है K इंटू प्रेशर। प्रेशर डालेंगे, जितना प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा मास, मतलब प्रेशर डालेंगे तो मास ऑफ गैस जो है वो सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या है, हेनरी लॉ है, दोनों हेनरी लॉ है। क्लियर है? ये सब क्लियर है। एक सिंपल है मास वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपने किया होगा तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, सॉल्व एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के अंदर आता है। और दूसरा वो जनरली यूज होता है PA इक्वल KH इंटू XA, सीधा और सिंपल। अब बात करते हैं, बाकी के फचड़े में मत पढ़ना इन्होंने कैसे इसको बनाया, क्या बनाया, कोई चक्कर नहीं है, सीधा याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है? अब बड़ी बात ये आती है, यानी ये लिमिटेड है, बिल्कुल है। एप्लीकेशन ओनली व्हेन, ये तभी अप्लाई हो सकता है जब प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, टेम्परेचर इज नॉट टू लो। टेम्परेचर बहुत कम नहीं, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं। अगर ऐसा होता है तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। पहला, इसको ध्यान से पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी। नेक्स्ट, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। गैस किसी केमिकल चेंज में ना जाए भाई। मतलब अगर हमने जो गैस घोल रखी है पानी में, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड आपने पानी में घोली थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है, तो घुलना तो अब घुलेगा कौन? कार्बोनिक एसिड घुलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी? कार्बोनिक एसिड घुलेगा, क्योंकि वो तो केमिकली बदल गया। समझ में आ रहा है? तो जो हम डिसोल्व कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं करे। अगर उसने कर ली केमिकल रिएक्शन तो ये ला आएगा, रह गया यार। हम जिस चीज के ऊपर ला लगा रहे हैं वो तो वो बचा ही नहीं उसमें सॉल्यूशन, है ना? नेक्स्ट, अब तीसरा देखिए, गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन के साथ में एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो। मतलब एक तो था कि केमिकल चेंज कर ले, कुछ और ही बन जाए, एक होता है कि उसके साथ जुड़ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाए, ऐसा एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट। गैस खुद के साथ जुड़ जाए, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ गई, दो मॉलिक्यूल एक बन गए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड टूट गई कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, CO2 जो है वो CO और O2 में कन्वर्ट हो गई, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी तो ये केमिकल चेंज ही हो गया खैर। लेकिन ऐसा इस तरह का कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना करे गैस, तभी हेनरी लॉ अप्लाई किया जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा हेनरी लॉ को अप्लाई करते टाइम। ठीक है, तो हेनरी लॉ की डेफिनेटली आपको लिमिटेशंस याद होनी चाहिए। यस, क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? क्लियर सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो अब जरा आपके सामने एक जेई मेंस और जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी साथ में दे रखा है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको खुद आंसर आना चाहिए। व्हाई सील्ड सोडा वाटर बोतल अपॉन ओपनिंग शो द इवैल्यूएशन ऑफ गैस विद एफरवेंसी। बुलबुलों के साथ में गैस बाहर क्यों निकलती है? हाई प्रेशर पर हमने गैस डाल रखी थी, जैसे प्रेशर लो होगा तो गैस बाहर निकलेगी। हेनरी लॉ है ना? प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस ज्यादा घुलेगी, प्रेशर कम कर देंगे तो गैस का घुलना कम हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड एट हाई प्रेशर इन सोडा बॉटल, है ना? ओपनिंग सील के साथ में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होगा तो गैस का डिसोल्यूशन कम हो जाएगा और वो बाहर निकलेगी तो एफर्वेशन के साथ बुलबुलों के साथ में बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया भाई? जेई मेंस का क्वेश्चन था, आसान था ना? यस यस सर। है ना? अब एडवांस का एक क्वेश्चन देखिए, एडवांस में भी ऐसा ही आसान सा एक क्वेश्चन आया हुआ है। अमोनिया इज वन ऑफ द फ्यू गैसेस दैट डोंट ओबे हेनरी लॉ, सजेस्ट अ रीजन। अमोनिया हेनरी लॉ को ओबे नहीं करती। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, पहली बात हाइड्रोजन बॉन्ड,
है ना। The solubility of water also involve hydrogen bonding. The solubility of ammonia and water depend upon the tendency of hydrogen. प्रेशर बढ़ाओगे, बेटा किसी का माइक ऑन है, इको आ रही है, तान्या बेटा आपका शायद इको आ रही है। देखो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस का डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी बढ़ेगा वो, तो इसलिए डबल फैक्टर काम कर रहे हैं। और मैंने बोला था एसोसिएशन में नहीं जानी चाहिए गैस, तो ये तो अमोनिया अमोनिया आपस में जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो रहा है, इस वजह से ये ला अवेन नहीं होता। ये जेई एडवांस में क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस में आसान आते हैं, एडवांस में नहीं आते हैं, एडवांस में भी कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं और मेंस में भी कुछ क्वेश्चन बड़े और मुश्किल होते हैं, बड़े लंबे होते हैं, लेंथी। उन क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना वरना टाइम वेस्ट होगा, है ना। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप कीजिए सारे, प्रैक्टिस सबकी करो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश। अब बात करते हैं डाल्टन लॉ की, ठीक है, और राउल्ट लॉ। तो देखो भी डाल्टन लॉ और राउल्ट लॉ दोनों थोड़े थोड़े सेम से हैं, थोड़े थोड़े अलग से हैं। ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, ये आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है डाल्टन लॉ, पीए प्रेशर ऑफ ए गैस इक्वल होता है वाई ए इंटू टीपी टोटल। वाई ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। अब ये क्या चीज है, तो ये मैं आपको इलस्ट्रेशन यहां पर कर रहा हूं, अब इसको ध्यान से देखो ये क्या चीज है। हमने क्या किया कि यहां पर प्रेशर डाला और नीचे हमारे पास था लिक्विड, ये नीचे लिक्विड है, ये नीचे लिक्विड है, और हमने यहाँ पर प्रेशर डाला गैस का। तो मैंने कोई गैस ली थी, मान लो मैं गैस का कलर येलो कर रहा हूँ, इसके मॉलिक्यूल्स का, ये गैस थी। तो गैस घुल गई, कहाँ घुली, वाटर के अंदर घुल गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम मोल फ्रैक्शन क्या लेते हैं, वाटर के। अब देखो मोल फ्रैक्शन दो तरह से लिया जा सकता है, कैसे, एक तो ये वाला मोल फ्रैक्शन, यानी कि पानी में जो गैस घुली हुई है, तो मोल ऑफ गैस इन वाटर, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में क्या आएगा भाई, टोटल मोल के अंदर आएगा पानी के मोल और गैस के मोल, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। ये समझ में आ गया भाई मोल फ्रैक्शन। यस सर। अब एक वेपर फेस का भी मोल फ्रैक्शन होता है बेटा। वेपर फेस में मान लो कि एक की जगह दो गैसेस है, सपोज दैट पानी भी तो वेपर फॉर्म में है, इजंट इट, है ना। यस सर। तो पानी भी वेपर फॉर्म में है, तो मैंने रेड कलर का पानी भी डाल दिया इसमें, वेपर फॉर्म में गैस तो है ही हमारी, पानी भी है। दोनों में से एक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, एक का कम होगा, किसका होगा यही बताता है ये, ठीक है, हमारा डाल्टन लॉ। तो ये क्या बोलता है, ये भी बोलता है मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल मोल। टोटल मोल, दोनों फॉर्मूलों में तो कोई फर्क ही नहीं है, ये भी मोल फ्रैक्शन होता है, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन जो होता है ये वेपर फेस का है। वेपर फेस समझ में आ गया, वेपर फेस का मतलब क्या, मतलब जो हवा में मॉलिक्यूल है उनका मोल फ्रैक्शन और जो लिक्विड में मॉलिक्यूल है उनका मोल फ्रैक्शन, दोनों अलग अलग मोल फ्रैक्शन होते हैं इनके। ये समझ में आ गया ये पॉइंट सबको, यस सर। है ना। तो जो हवा में मोल है और जो लिक्विड में मोल है, दोनों का मोल फ्रैक्शन गैस का, दोनों गैसेस का अलग अलग होगा। तो जब हवा के मोल्स की बात कर रहा है तब हमारे पास डाल्टन लॉ यूज होता है, और वो कहता है अगर आपको किसी गैस का मोल नंबर ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको प्रेशर बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर का मतलब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, ये प्रेशर है गैस का, कब, जब वो मिक्सचर की फॉर्म में है। तो मिक्सचर की फॉर्म में अगर आप उसका प्रेशर निकालना चाहते हैं अकेली गैस का, तो वो कहता है वाई ए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन था ना ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से, जो टोटल प्रेशर आपके पास में आ रहा है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उस गैस का प्रेशर आ जाएगा, अकेली गैस का प्रेशर। ये समझ में आ गया सबको, यस सर। डाल्टन लॉ। राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट लॉ कहता है वही, ये भी प्रेशर ही बताता है, सेम चीज बता रहा है, लेकिन ये कहता है, ये बात क्या करता है, प्योर फॉर्म में जब गैस अकेली थी, प्योर थी, जब प्योर अकेली थी, उस टाइम पे उसका जो प्रेशर है, ठीक है, उसका खुद का पार्शियल प्रेशर है, मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम कौन सा लेंगे, ये वाला मोल फ्रैक्शन, समझ में आ रहा है। मोल फ्रैक्शन बदल गया और यहाँ वाई ए मोल फ्रैक्शन को पी टोटल, वहां तो पी टोटल से मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पी टोटल से नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि जो उसका पार्शियल प्रेशर था जब वो अकेली थी, सिंगल प्योर फॉर्म में थी,
तब उसका जो पार्शियल प्रेशर था उन दोनों की मल्टीप्लाई से हम क्या निकाल सकते हैं, पीए निकाल सकते हैं। तो मतलब पीए को निकालने के दो तरीके हैं अपने पास, समझ में आ गया। अगर आपके पास टोटल प्रेशर दे रखा है, डेफिनेटली उसने मोल फ्रैक्शन वेपर फेस दे रखा होगा या निकाल सकते होंगे हम उससे। और अगर उसने क्या दिया है, प्योर फॉर्म का प्रेशर दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन उसने लिक्विड फॉर्म वाला दे रखा होगा। समझ में आ गया? सर ये हाँ से आ बेटा। गया। सर ये पीए पार्शियल प्रेशर है मतलब नॉर्मल प्रेशर? पीए पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि देखो जब मिक्सचर के अंदर हम गैस की बात कर रहे हैं, ये मिक्सचर है ना दो गैसेस का, तो जब गैसेस का मिक्सचर है, मिक्सचर में रेड वाली गैस का अकेली का प्रेशर निकालना चाहो तो उसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ओके सर। सर क्वेश्चन में ठीक है? लिखा रहेगा कि पार्शियल प्रेशर है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा होगा पार्शियल प्रेशर निकालना, आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिर देखो जो पी नोट होता है ना, ये भी पार्शियल प्रेशर होता है, लेकिन नोट का मतलब जो वो अकेली है, प्योर फॉर्म में अकेली एक ही गैस है, तब उसका क्या प्रेशर है। और जो वो मिक्सचर फॉर्म में है तब उसका क्या प्रेशर है। तो मिक्सचर फॉर्म में जब गैस का प्रेशर निकालते हैं तो उसके ये दोनों फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। एक तो आपको टोटल प्रेशर पता हो, उसको आप जब वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर पता हो और उसे आप मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, जब वेपर में नहीं, मोल नीचे वाले मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? यस सर ठीक। ठीक है। यस सर। तो अब देखो इस फॉर्मूले से अब कुछ फॉर्मूले, एक दो फॉर्मूले और बनाएंगे, मतलब आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये याद हो गया तो ये जो फॉर्मूला है ना, अब कमाल की बात ये है कि देखो मैंने क्या बोला, ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के इक्वल है, दोनों एक ही चीज के फॉर्मूले ना, मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। यस, मैंने दोनों को इक्वल रख दिया ना। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये समझ में आ गया? तो मतलब आप सिर्फ इसे याद रखिए, इसको याद रख लिया तो आपके 3-4 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। यानी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल भी होता है और ये इसके इक्वल भी होता है। ऐसे ये दोनों का फॉर्मूला बना दो और एक इसका और इसका फॉर्मूला बना दो। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों से क्या तिकड़मबाजी कुछ की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इन दोनों से देखो, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, ये नहीं है सपोज दैट, तो पी ए नोट निकालना आपको, तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में डिवाइडेड बाय एक्स ए, मोल फ्रैक्शन नॉर्मल, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो पी नोट निकल सकता है, पी नोट निकाल सकते हैं, यानी प्योर फॉर्म में उस गैस का क्या प्रेशर होगा। समझ में आ गया? यस सर। इसे नीचे ले जाओ, या आप इसको नीचे ले जाते हो तो एक्स ए आ जाएगा, अगर इसको नीचे ले जाते हो तो वाई ए आ जाएगा। मतलब ये चारों टर्म में से अगर आपको 3 टर्म पता है, कोई भी 3 टर्म अगर आपको पता है तो 4th टर्म आप निकाल सकते हो। 4th टर्म ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो इनसे मैंने ये देखो वाई ए निकाल लिया। वाई ए कैसे निकला? पीटी को नीचे ले आया, इन दोनों के नीचे पीटी आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में एक्स से निकाल रखा है, एक्स से निकाल रखा मतलब इसको नीचे ले आया, तो वाई ए बाई पीटी डिवाइड बाय पी नोट ए, इसको नीचे ले आया। तो मतलब ये दोनों फॉर्मूले यही है, यही दोनों। क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। समझ में आया होगा? तो मतलब जो जो टिक लगा हुआ ना, यही वाला फॉर्मूला याद करना आपको। ये फॉर्मूला याद कर लिया तो समझ लेना ऊपर वाला भी आ गया, नीचे वाला फॉर्मूला भी आ गया। इसी से ये हल्के हल्का लेफ्ट राइट लेके जाना। अब एक और फॉर्मूला इसमें, यानी मेन फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, इसके आगे चलो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ कि आपको ये याद होना चाहिए। और ये वाई ए क्या होता है, वाई बी क्या होता है, यहाँ आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्योर फॉर्म में ये लिखा भी हुआ है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेस। नेक्स्ट देखो अब जरा, अब अगर हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दो मोल फ्रैक्शंस को, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी मतलब दो ही चीजों को मिक्स करेंगे, पानी में चीनी डिसोल्व कर सकते हैं या पानी में नमक डिसोल्व कर सकते हैं, दोनों डिसोल्व नहीं कर सकते। जनरल लाइफ में हम बहुत कुछ डिसोल्व कर देते हैं पानी में, है ना, लेकिन ये कहता है कि प्योर पानी में या तो सिर्फ चीनी डालिए या सिर्फ नमक डालिए, उसी पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। सिर्फ दो ही चीजें, एक सोल्यूट होगा, एक सोलवेंट होगा, तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। दो सोल्यूट नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो सिर्फ इतना ही। तो दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन जोड़ देते हो वो इक्वल टू 1 होता है। कमाल की बात ये है। तो एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। और हमने यहां से देखो इस फॉर्मूले से एक्स ए निकाल लिया मैंने, इसी फॉर्मूले से इसको इसके नीचे ले गया तो एक्स ए की वैल्यू आ गई। एक्स ए की वैल्यू आ गई, सेम एज इट इज एक्स बी भी तो होगा ना उसी का, ये वाई बी पी टी और वाई बी नोट है ना। तो ये सेम मैंने इसके लिए एक्स ए और एक्स बी दोनों को लिख लिया, दोनों को जोड़ दिया। और मुझे पता है मोल फ्रैक्शंस का सम जो होता है ना वो इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों का सम मेरे पास आ गया 1। समझ में आ गया बेटा?
यानी कुछ नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला एक्स ए के लिए था, दोबारा से सुन लो, मैं यहाँ मार्क करके लिख देता हूँ। एक्स ए के लिए अगर मेरे पास कोई ए सोलवेंट है तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला बन गया वाई ए मल्टीप्लाई में पी टी डिवाइडेड बाय पी नोट ए। ठीक है, ऐसा ही अगर कोई एक्स बी, कोई और सोलवेंट हो, कोई और सोल्यूट हो, उसके लिए भी मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई बी मल्टीप्लाई में पी टी डिवाइडेड बाय पी नोट बी बनेगा। यस यस सर। इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो एक्स ए और एक्स बी जो होता है मोल फ्रैक्शन, दो चीजों का अगर मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो दोनों का टोटल 1 होता है। दो मोल फ्रैक्शंस का, दो चीजों के मोल फ्रैक्शंस का टोटल 1 होता है अगर वो एक ही सॉल्यूशन में है तो यहाँ एक्स ए और एक्स बी दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, दोनों का टोटल 1 होगा मोल फ्रैक्शन का, तो दोनों का टोटल 1 आ गया। मैंने दोनों फॉर्मूलाज को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों का टोटल बन गया 1। ठीक है, और वहां से इन दोनों में से वाई ए और वाई बी मतलब सॉरी पीटी को मैंने कॉमन निकाल लिया, पीटी निकल गया बाहर, थोड़ा लेफ्ट राइट किया तो ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया? यस सर। तो चाहे Yes, आप sir. ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, लेकिन इसमें बस ये याद रखना इन दोनों का टोटल 1 होता है। चॉइस इज योर्स। ये बॉक्स वाला फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला याद रखना है अब वो भी बता देता हूँ कि आपको याद क्या करना है। सिंपली जस्ट ये वाला फॉर्मूला, ये 1 वाला, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखते हैं, ये काफी है। या फिर इसकी जगह ये वाला याद रख लो, नीचे बस याद रखना इन दोनों का टोटल 1 होता है, इसको जरूर याद रखना, इन दोनों का टोटल 1 होता है, ये याद है, दैट्स इट। तो एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट मार्क किया, एक ये मार्क किया, बस ये दोनों याद रख लो। राउल्ट लॉ क्या होता है, डाल्टन लॉ क्या होता है, कोई नहीं पूछने वाला, ये सब इसी के अंदर आ गए। क्लियर है बेटा? यस सर। इस पूरी स्लाइड में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, लेफ्ट राइट करके सब कुछ बना सकते हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे भी समझ में आएगा। सीधा फॉर्मूला लगाओ, ये लिखो, इसमें देखो क्या क्या चीज है जो आपके पास है, क्या क्या आप फाइंड कर सकते हो, और आंसर आपके सामने होगा। फिजिकल की अच्छी बात होती है कि सिर्फ फॉर्मूला आता हो तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, जेई मेंस का क्वेश्चन है, देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। इलस्ट्रेशन है एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, क्या हमने कहीं टेम्परेचर की बात की? नहीं की, ये तो फिक्स रहना चाहिए, तो इसका यूज होगा कहीं, इसका यूज कहीं नहीं होने वाला। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग ए मोल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। आपको दो चीजें दे रखी हैं, आइडियल सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया, एक का 1 मोल है, एक के 3 मोल है। इज 550 mm ऑफ मर्करी, ये वेपर प्रेशर दे रखा है आइडियल सॉल्यूशन का है, यानी कि पी टोटल आपके पास में है, पी टोटल 500 mm ऑफ मर्करी। यस, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बदलेगा तो गड़बड़ होगी, तो टेम्परेचर को तो फिक्स रखना है, इसका कोई मीनिंग है। इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन, 1 मोल बी जो है वो सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन में बी के पहले 3 मोल थे, अब बी 4 मोल हो गया। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज्ड बाय 10 mm ऑफ मर्करी, तो अब क्या हो गया, तो पी टोटल था वो सेकंड पी टोटल कितना बन गया, 10 mm बढ़ गया, 560 mm हो गया। यस, क्लियर है ये बात? Yes, कब? sir. Clear है. जब बी 4 मोल हो गया, बस इतना ही तो पूछा है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट। प्योर स्टेट मतलब पी नोट ए निकालना है और पी नोट बी निकालना है। क्लियर है? Yes, sir. प्योर स्टेट का मतलब होता है कि जो वो प्योर स्टेट में, तब निकालो पी नोट ए और पी नोट बी। तो हमें पता है पी नोट एम क्या, देखो राउल्ट लॉ क्या कहता है कि पी नोट एम टोटल प्रेशर, पी नोट एम कैसे निकालते हैं, पी नोट ए प्लस, देखो हमने क्या किया था, पी ऑफ ए क्या था हमारा फॉर्मूला, याद करेंगे हम, पी नोट ए मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, पी बी क्या था, वो था पी नोट बी और मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इन दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। अगर इसका मोल फ्रैक्शन पता है तो 1 में से माइनस कर दो, इसका भी पता लग जाएगा। समझ में आया? क्योंकि दोनों का टोटल 1 है। अब मैं अगर दोनों को जोड़ दूं यानी कि पी ए प्लस पी बी इक्वल क्या होना चाहिए, पी नोट ए मल्टीप्लाई में एक्स ए प्लस में पी नोट बी मल्टीप्लाई में एक्स बी। यस, समझ में आया ये? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. यस सर।
देखो पी ए और पी बी इन दोनों का टोटल उसने दे रखा है, टोटल प्रेशर ही होगा ना वो 500 mm, दूसरी बार का भी दे रखा है 560 mm, दोनों का दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें पता है, आप ये समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सीधा ही भर दिया पी, यानी इन दोनों का टोटल भर दिया 550। ठीक है, पी नोट ए, पी नोट बी, उसके अलावा मोल फ्रैक्शन उसने दे रखा है। कैसे दिया मोल फ्रैक्शन, सोचो, ये तो आ गया 550 इक्वल आया पी नोट ए, मुझे निकालना है डेफिनेटली एक्स ए बोल रखा है। एक्स ए क्या होगा अभी, ए के मोल कितने थे, 1 मोल था और 3 मोल भी था। ठीक है, तो ए का 1 मोल डिवाइड बाय टोटल मोल 1 + 3, इजंट इट? समझ में Yes, आ गया? अब प्लस में पी नोट बी, पी नोट बी, बी का हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है और मोल फ्रैक्शन बी का क्या था, बी के मोल, बी के तो 3 मोल थे डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल 1 + 3 मोल थे, है ना? क्लियर Yes. है? ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब एक दूसरी इक्वेशन भी आएगी, वो क्या आएगी जरा देखो, 560 क्या होगा पी नोट ए, और फिर अब इसके मोल फ्रैक्शन कौन बताएगा भी, पी ए के मोल फ्रैक्शन उतने ही थे, बी में 1 मोल जोड़ा था तो ए का तो 1 ही था मोल, डिवाइड बाय टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1 + 4, 1 + 4. है ना? और प्लस में इसके क्या आएगा पी नोट बी, और पी नोट बी में अब पी 4 नोट + 1 + 4. 4 डिवाइडेड बाय 1 + 4। हाँ, 1 divided by. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है, तो फिर इसको बताओ भाई, अब क्या करें इसका? सर इक्वेशन बना देंगे फिर इक्वेट कर देंगे. देखो ये x मान लो, ये y मान लो, 10th क्लास में क्वेश्चन सोल्व करते थे, ये x है ये y है, दो इक्वेशन है x और y वाली, समझ में आ रहा है? यस सर, हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 1 लगा लो, ये इक्वेशन नंबर 2 लगा लो। अब आपको लगे कि सर ये तो बहुत लेंथी पड़ेगा, तो बेटा हम लोग भी तो +2 क्लास में 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं ना, अब ABC तो जोड़ेंगे नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो करनी पड़ेगी, बट समझ में आया ना, कर सकते हैं ना, दैट्स इट, समझ गए? इस पर टाइम लगाओगे, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से करना आ जाएगा, कुछ शॉर्टकट आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये 5 मिनट से ज्यादा खा रहा है, 10 मिनट का क्वेश्चन है, तो आप अगर इस घर पे बैठ के तो कर लोगे, लेकिन घर से बाहर जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको पता होगा, इसकी शक्ल देखते ही समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन ये तो 10 मिनट खाएगा, आता है मुझे, लेकिन बाद में देखेंगे, जो 2 मिनट में हो रहा है पहले उसे देखेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर. टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है पेपर के अंदर, ये याद रख लेना, है ना? तो क्वेश्चन करोगे तभी तो पेपर में बैठ के समझ आएगा ना कि 5 मिनट में होगा या 4 मिनट में होगा या 2 मिनट में होगा। क्वेश्चन करोगे ही नहीं तो समझ ही नहीं आएगा पेपर में, एग्जाम टाइम में। और आप 10 मिनट वाले क्वेश्चन पे 20 मिनट लगा दोगे क्योंकि आप क्वेश्चन पे फोकस करोगे, पता लगेगा ही नहीं, और उसके बाद में टाइम ही अप हो जाएगा। भले ही आपको आता है लेकिन फिर भी नंबर कम आएंगे, फिर हमें ऐसे लगने लगेगा हमें तो कुछ भी नहीं आता, है ना? ये फीलिंग होने लग जाती है। तो भी इस तरह से हम 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, तो ये आएगा 400, ये आएगा 600। तो हमने देखो प्योर प्रेशर बता दिया ना। क्लियर है बेटा सबको? क्वेश्चन आ गया समझ में? यस सर. ठीक है, चलिए, तो अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब हमने यानी राउल्ट लॉ पर एक क्वेश्चन कर लिया। इसी तरह एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, काफी सारे हैं, और हम कुछ और भी करवाने वाले हैं आपको आगे, है ना? तो अब हम बात करते हैं भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब ये 3-4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, पता है किसी को? जो अमाउंट पर डिपेंड करता है, ना कि उसके क्वालिटी पर। जैसे कि आप पानी में चीनी मिला दो, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, सेम एज इट इज पानी में नमक मिला दो, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, तो पानी में चीनी मिलाओ चाहे नमक मिलाओ, उसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। किसका? पानी का, क्योंकि चीनी हवा में उड़ती नहीं है, नमक हवा में उड़ता नहीं है, तो वो पानी के सरफेस के ऊपर आके बैठ जाएगा। चीनी और नमक अंदर भी होगा, सरफेस पर भी होगा, हर जगह होगा ना चीनी या नमक, और वो पानी को उड़ने में रोकेगा, रोक देगा सब. उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसे अगर आप हवा में उड़ाना चाहते हो तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो चाहे चीनी मिलाओ चाहे नमक, जो सस्ता है वो मिलाओ, ठीक है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका बढ़ जाए। इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लो हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एक हिसाब से ऐसा कैसे, ठीक है? वो भी करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, वो भी करेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको कैसे मार्क करते हैं भाई? इसके लिए सीधा फॉर्मूला दे रखा है, P नोट माइनस PS डिवाइड बाय P नोट इक्वल NB बाय NB प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ
बी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल, वही मोल फ्रैक्शन है ये मोल फ्रैक्शन ही लिख रखा है, अलग फॉर्म में है बस, यानी पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, यानी प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। ए मतलब सोलवेंट, बी मतलब सोल्यूट, कम वाला ऊपर होगा, याद रहेगा सबको, यस सर। है ना। अब नंबर ऑफ मोल क्या होता है भाई, गिवन मास बाय मोलर मास। तो देखो इन्होंने गिवन मास बाय मोलर मास ए का भी लिख रहा है, गिवन मास बाय मोलर मास बी का भी लिख रहा है। अब हमें ना वो मोलर मास निकालने को कहेगा, वो कहेगा कि पानी में हमने कुछ डाल दिया, और वो कहेगा कि इसके वेपर प्रेशर में इतना फर्क आ गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकड़ा हो गया। अब कहेगा कि बताओ हमने क्या डाला था, उसका मोलर मास कितना था। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दे दे, वो पानी का 100 होता है, मान लो जितना भी होता है ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, वैसे इसका वेपर प्रेशर भी होगा कुछ ना कुछ प्योर फॉर्म में। और फिर पीएस हमें सोल्यूट का पता होना चाहिए, सोलवेंट का, ये सोलवेंट, पीएस मतलब सोलवेंट। क्लियर है, ठीक है, इसको मैं बाद में Yes, एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, फिर इसने क्या किया, इसको डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए के फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो ये एन बी की जगह पर ये लिख सकता है गिवन मास बाय मोलर मास, एन बी की जगह सेम चीज लिख सकता है प्लस में एन ए, वो जो भी है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप इतना याद रखिए, बाद में जब आपको यूज करना हो तो इसकी जगह बाद में खुद फिल कीजिए। फर्दर ऑन क्या किया, अब मान के चलो, हाउएवर फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये याद रखना भी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू N1। N1 और N2, ये जो NB और NA है, ये उनके लिए बात कर रहा है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ ऊपर NB डिवाइड में NB डाइल्यूट सॉल्यूशन में मैंने बहुत थोड़ा सा, डाइल्यूट का मतलब कितना होता है, 5% से कम वाले को डाइल्यूट मानते हैं। तो मान लो मैंने 0.1% मैंने नमक डाला, अगर 100 ग्राम मेरे पास पानी था तो 0.1 ग्राम मैंने नमक डाला, तो पानी का वजन कितना हो गया, 100.1 ग्राम। समझ में आ रही बात, बोलिए। yes sir. 100.1 ग्राम को 100 ग्राम लिख दूं, फर्क पड़ेगा? No sir. नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत पतले सॉल्यूशन होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो जो हमने नमक या जो भी चीनी डाला है ना, उसके मोल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नीचे वाले को जो ऐड कर रहे हैं, जहां पर यहाँ हम ऐड कर रहे थे ना दोनों को, ये दोनों को ऐड कर रहे थे, तो वो कह रहा है कि इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, इसको जीरो मान लो, क्योंकि लगभग ना के बराबर है। ऊपर वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड करना है भाई, इसको जीरो मान ले तो जीरो आ जाएगा। नीचे वाले को, ऐड वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेग्लेक्ट करने के बाद अपने पास एक्चुअल में फॉर्मूला ये बन जाता है। क्लियर है? और इसको Yes, डब्ल्यू sir. बी डब्ल्यू मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है और ये वाला फॉर्मूला याद करना, और कुछ नहीं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो सिर्फ ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जब भी आता है तो पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इक्वल होता है, आप ऊपर लिखिए N2 लिख लो, नीचे N1 लिख लो। N2 बाई N1 भी लिखते हैं, जैसा कि इन्होंने N2 और N1 कर रखा है, या NB बाई NA, B मतलब सोल्यूट, A मतलब सोलवेंट, जो बड़ा अमाउंट हो नीचे। ठीक है, यस बेटा, याद रहेगा सबको? जस्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे देखो, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इबिलियोस्कोपी, सबसे आसान फॉर्मूला है ये। इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं करवाने वाला आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ये वाला, और ये आपको ऑलरेडी आता है। डेल्टा टीबी जो होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, बाकी कुछ मत करो, ये बस ऐसे ही फालतू में तिकड़मबाजी कर रखे, वो सब निकाल सकते हैं। वो के बी यानी कि ये कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, एम मोलैलिटी, छोटे वाला एम है ना, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक। अब देखो, इसमें ना एक और फॉर्मूला है जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, और इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो ये तो बहुत आसान होता है। लेकिन एक और फॉर्मूला है जो आपने शायद नहीं पढ़ा हो, केबी के लिए फॉर्मूला है, स्पेशली दिस वन। ठीक है, ये एल वी लगा रखा है इन्होंने, लेटेंट हीट इसे बोलते हैं, एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो भी दे रखा है।
तो ये केबी के लिए यहाँ इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा, वो ये वाला भी आपको याद रखना होगा। केबी को निकालने का फॉर्मूला, हो सकता है कि पेपर में आपको केबी ना दे, ठीक है, ये केबी आपको नहीं दिया, मोलैलिटी दे दी, टीबी पूछ रखा है, तो आप कहेंगे सर हमें तो केबी पता ही नहीं है। तो केबी को निकालने का फॉर्मूला आर टीबी स्क्वायर, टीबी तो उसने दिया होगा, है ना, केबी आपको निकालना है, सपोज दैट, या मोलैलिटी जो भी अननोन है, टीबी स्क्वायर डिवाइड बाय एलवी, लेटेंट हीट दे दे, वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट, इससे निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है इसका केबी का, इसके ऊपर मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। केबी जो होता है आर टीबी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इनटू एलवी था ना, ये लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की जगह आप एम नोट बाय एचवी लिख सकते हैं। एम नोट जो मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट है, सोलवेंट का मोलर मास डिवाइड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वी, एच एंथैल्पी या हीट होता है, वी का मतलब वेपोराइजेशन। समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूले, इनके बेस पर एक एक न्यूमेरिकल पहले कभी आए हुए हैं। फिर भी आपको लगे कि यार ये फॉर्मूले याद करना मुझे, जिस सिर्फ फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है, सीधा यूज होगा, सीधा बताएगा वो वैल्यूज, फिर भी आपको लगे कि सर ये तो थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि हर बार इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। है ना, सिर्फ ऊपर वाला टीबी जो है वो केबी इंटू एम होता है, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, सेम एज इट इज। ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए भी ऐसा ही एक फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं है। कहां पर है वो, ढूंढे उसको, है भाई यहाँ पे, ये रहा, टी एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। यस सेम ही है, क्या फर्क है दोनों में, बी की जगह पर बस एफ लिख दिया फ्रीजिंग पॉइंट, के बी की जगह पर के एफ लिख दिया, एम तो एम ही है, सेम है ना? यस सर। यस सर। इसमें Yes, जो sir. हाँ, अब इसके अंदर भी के एफ के लिए फॉर्मूला उन्होंने निकाला है, के एफ को कैसे निकालते हैं, तो देखो वो भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। के एफ वाला एल वी की जगह वेपोराइजेशन की जगह फ्रीजिंग कर दिया, फ्रीजिंग कर दिया, आर टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 एल एफ, और के एफ का वही आर टी एस स्क्वायर, एल वी की जगह पर उन्होंने डेल्टा एच और एम नोट लगा रखा है, सेम चीज, नथिंग स्पेशल। तो ये भी वही वाले फॉर्मूले हैं, फिर भी इन दोनों को छोड़ सकते हो, सिर्फ ऊपर वाला एक फॉर्मूला याद रख के आप काम चला सकते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ये नीचे वाले फॉर्मूलों पर कभी कभार रेयरली न्यूमेरिकल आए हुए हैं पहले, ठीक है, बट नो वरी अबाउट दिस। क्लियर है भाई? आगे बढ़ सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया सबको, Yes, sir. यस है ना? सर। सिंपल सिंपल है, इनमें कुछ भी नहीं है। आगे आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला ये बिल्कुल ही आसान है, पाई इक्वल सी आर टी, ये लगा सकते हैं, या फिर ना इसको मैं याद करवाता होता हूँ, देखो पाई वी इक्वल पीवी इक्वल एनआरटी होता है Yes, sir. तो होता है. पाई जो है ये पी ही है, एक्चुअल में प्रेशर ही है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पाई इक्वल, अब आप कहेंगे सर सीआरटी कैसे आया, पाई इक्वल, मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, पीवी इक्वल एनआरटी से याद रखो, पी की जगह पर पाई भर दो, पाई वी इक्वल एनआरटी, तो क्या आ जाएगा एन बाय वी और आर टी, ठीक है। तो पाई इक्वल एन बाय वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ही तो होता है। मोलैरिटी, जनरली मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन कहा जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म कंसंट्रेशन की मोलैरिटी है, ठीक है। तो एन बाई वी नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी, मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन कहते हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं सी आर टी, तो पी इक्वल सी आर टी। समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए भी, ऑस्मोटिक प्रेशर, अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर में भी वो मोलर मास पूछता होता है, तो मोलर मास कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ मोल से आएगा। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो वो जो नीचे वाला मोलर मास है, बाकी सारे फॉर्मूला को एक्सपेंड करो, उनकी वैल्यूज भरो, नीचे वाले मोलर मास को एक साइड में ले जाओ, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. आ गया. एफ, अरे कौन सा फॉर्मूला है फिर, वोन हो फैक्टर वाला, वो भी बताऊंगा, सबसे लास्ट में वोन हो फैक्टर जोड़ेंगे बेटा, ठीक है, आई के एम, हाँ वो वोन हो फैक्टर सबसे लास्ट में जोड़ेंगे। क्या होता है कि ये सब फॉर्मूला नॉर्मल थे, अब इन्हीं फॉर्मूला के साथ जस्ट आई जोड़ दो, यहाँ पर आई लगा दो, ठीक है, पीछे वाले फॉर्मूला में जो मैंने करवाया यहाँ पर आई लगा दो, उससे पीछे वाले में यहाँ पर आई लगा दो, आई इज द वोन हो फैक्टर, ऐसे करके आप
प्लस को कर सकते हैं। अब वो आई कैसे लगेगा, उस आई की सबसे लास्ट में बात करेंगे कि आई कैसे जुड़ता है ना, नॉर्मल। हाँ बेटा। सर एन फैक्टर आई फैक्टर में फर्क क्या होता है? एन फैक्टर बताता हूँ, ठीक है। चलो यही बताता हूँ, एन फैक्टर और आई फैक्टर। जैसे आई फैक्टर मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड पर यूनिट ऑफ पर मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे अब मैं आपको बोलूं, जैसे H2SO4 एसिड, एसिड क्या करता है, ये 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब HCl है, HCl क्या करता है, 1 H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव। तो देखो इसमें H2SO4 का n फैक्टर है 2, HCl का n फैक्टर है 1। ये 2 H छोड़ रहा है तो इसका 2 हो गया, 2 H छोड़ रहा है तो H पॉजिटिव आयन छोड़ दिए इसने 2। इसका मतलब क्या है, अगर H पॉजिटिव आयन 2 छोड़ रखे हैं इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा पूरी रिएक्शन में, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ये तो होता है n फैक्टर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एसिड के लिए होता है जितने H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, बेस के लिए होता है जितने OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा, साल्ट के लिए होता है, साल्ट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले एंड हैं, तो टोटल नेगेटिव या टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होता है साल्ट के ऊपर, दोनों में से एक ले लो, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, MgCl2। अब यहाँ पर Mg पर 2 पॉजिटिव है, एक ही Mg है तो 2 पॉजिटिव, हम इसको 2 पॉजिटिव लेंगे। Cl1 नेगेटिव होता है, लेकिन Cl तो 2 है, तो आपको 2 लेने पड़ेंगे, तो यहाँ 2 Cl पर 2 नेगेटिव होगा, या तो 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव। n फैक्टर इसका 2 आएगा। n फैक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकते हो, चार्ज हटा दो। तो टोटल नेगेटिव या टोटल पॉजिटिव लेते हो साल्ट का, वो होता है साल्ट का n फैक्टर। एसिड का n फैक्टर टोटल H पॉजिटिव आयन जो डोनेट करेगा वो, बेस का टोटल OH नेगेटिव आयन जो डोनेट करेगा वो, ये होता है। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब और चीज बता देता हूँ, रुकिए। जैसे आपका KMnO4 है, KMnO4 के लिए एक बैन वर्ड होता है, BAN 153 नंबर याद रखना, ठीक है। बेसिक मीडियम होगा तो उसका n फैक्टर 1 होगा, एसिडिक होगा तो 5 होगा, न्यूट्रल होगा तो 3 होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। बेसिक में 1, न्यूट्रल में 3, एसिडिक में 5, बढ़ता जाएगा बेस से एसिड की तरफ। बैन वर्ड को याद कीजिए और 153 वर्ड को याद कर लीजिए। अब बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 की बात कर रहा हो तो डेफिनेटली n फैक्टर 1 लोगे, वो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर का फर्क पड़ता है। जब आप इसकी रिएक्शन लिखोगे ना, केमिकल रिएक्शन, तो एक ही मैग्नीज अभी कितना ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, तो 7 से वो 6 हो जाएगा बेसिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, 5 का फर्क पड़ेगा। निकी बोल रहा, और 2 के लिए, 2 मतलब बेटा इसका n फैक्टर 2 कभी होता ही नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन रिएक्शन। n फैक्टर रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ चीजें हम याद कर लेते हैं, कुछ चीजों को देख के समझ में आ जाता है, कुछ चीजों को याद करना पड़ता है n फैक्टर को। जैसे इसके लिए KMnO4 के लिए याद करना पड़ता है बैन वर्ड को 153, जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो याद हो जाता है, ठीक है। निकी समझ में आ गया बेटा, है ना? ठीक है, तो इस तरह से n फैक्टर तो ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, n फैक्टर। अब I क्या होता है, I होता है कि वो कितने पार्ट्स में टूट रहा है। जैसे NaCl है, 2 हिस्सों में टूटता है तो उसका I2 होगा, ठीक है। अगर आप MgCl2 लेंगे तो मैग्नीशियम का 1 बनेगा और 2 क्लोरीन बनेंगे, 3 हिस्सों में टूट रहा है तो उसका I3 बन जाता होता है। समझ में आया? वो भी सीधा सीधा नहीं बनता है, ये इतना सीधा नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन I जो है वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है, और n फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल रिएक्शन में पास आउट हो रहे हैं, वो n फैक्टर होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गया डिफरेंस मोटा मोटा? यस सर। ठीक है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो I और n को निकालेंगे, उस पर फोकस करके ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ देखिए, सॉल्यूशन है कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ नेफ्थालीन, मोलर मास इसका 128 दे रखा है। नेफ्थालीन का मोलर मास उसने खुद बता रखा है। अगर आपको उसका मोलिकुलर मास फॉर्मूला नहीं आता तो मोलिकुलर मास भी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, उसने दे ही दिया, बात ही खत्म कर दी, ठीक है। अगर 50 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यील्ड ए बॉइलिंग पॉइंट, ये मिलता है हमें ए बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेट हो गया कितना, इतना डिग्री सेल्सियस, वाइल ए सॉल्यूशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट,
इतने ग्राम सॉल्यूशन अननोन सोल्यूट डाल दिया हमने इन द सेम मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन ए बॉइलिंग इलेवेशन, सेम सॉल्वेंट के अंदर अब बॉइलिंग इलेवेशन कितना हो गया, अब थोड़ा और बढ़ गया, पहले 0.201 था, अब 0.647 हो गया। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट, अननोन सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकालना है। अननोन सोल्यूट का ये दे रखा है इन्होंने, ग्राम में मास दे रखा है, ठीक है। पहले बॉइलिंग पॉइंट देखो, सॉल्यूशन कंटेनिंग नेफ्थालीन, ठीक है, नेफ्थालीन था इन 50 ग्राम CCl4 यानी कि CCl4। अब जरा ना इसको ना विजुअलाइज कर देना ताकि आपको समझ में आए किसमें क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये मेरे पास है CCl4 कितना है 50 ग्राम है, समझ में आ रहा है, ये 50 ग्राम CCl4 इसने लिखा था और वो Yes, कह रहा sir. है उसने इतने ग्राम नेफ्थालीन डाल दिया। तो मैंने इसके अंदर मिक्स किया, क्या मिक्स किया, 0.2563 ग्राम ये नेफ्थालीन मिक्स कर दिया, ठीक है भाई। Yes, sir. एक मिनट। तो ये नेफ्थालीन मिक्स कर दिया, नेफ्थालीन मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है, इतने ग्राम नेफ्थालीन मिक्स कर दिया। तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेट कितना हो गया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट वो बोल रहा है 0.201 डिग्री सेल्सियस का इलेवेट हो गया। किसमें इलेवेट हुआ भाई, CCl4 का पहले कुछ था, ठीक है, बाद में इतना बढ़ गया, ये इंक्रीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आया, यानी कि डेल्टा टी भी दे रखा है इसने, डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज इतना हो गया, समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. अब वो कह रहा है वाइल ए सॉल्यूशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ अननोन सोल्यूट इन द सेम मास ऑफ सोलवेंट गिव्स, सोलवेंट वही है और सोलवेंट का मास भी वही है, यानी अब ये कह रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर CCl4 ही लिया है, ठीक है, 50 ग्राम ही लिया है, और वो कह रहा है उसका जो डेल्टा टीबी है वो कितना बढ़ गया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, इलेवेट हुआ 0.647 डिग्री सेल्सियस, अब इतना बढ़ गया, समझ में आ गया। और उसने क्या डाला था उसमें, पता नहीं क्या डाला था, पहले तो नेफ्थालीन डाल रहा था जिसका मोलर मास भी दे रखा है उसने, नेफ्थालीन का मोलर मास 128 है ना, तो ये 128 इसका मोलर मास है, इतने ग्राम पर मोल इस मोलर मास ये होता है, ठीक है, ये इसने दे दिया नेफ्थालीन। अब मुझे नहीं पता उसने क्या डाला, लेकिन ये बोला कि इसका कितने ग्राम है ये जरूर बता दिया, कितने ग्राम डाला भाई उसने, अननोन सोल्यूट 0.6216 ग्राम ये अननोन सोल्यूट डाल दिया, ठीक है, क्या है, अननोन है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लो। उसने बोला है अननोन सोल्यूट का मोलिकुलर मास बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, यस और नोट, Sir, आ गया. आ गया ना। तो देखो पहले टीवी दे रखा है, टीवी इक्वल क्या होता है, KF इनटू, तो यहाँ से KF निकाल लो यार, बात KB निकाल लो, देखो पहली इक्वेशन से KB निकलेगा, टी डेल्टा TB इक्वल क्या होता है, KB इनटू मोलैलिटी, तो डेल्टा TB उसने दे रखा है 0.201 डिग्री सेल्सियस है। देखो डिग्री सेल्सियस और केल्विन होना, ये केल्विन में चाहिए, लेकिन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो चेंज होता है ना, चेंज डेल्टा वो सेम होता है, तो ये बदलेगा नहीं। अब आप इसको डिग्री सेल्सियस समझो या केल्विन समझो, एक ही बात, अगर वो चेंज दे रखा है तो, और अगर अकेला डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो केल्विन में बदलोगे, ये बात समझ में आई। तो इसे हम केल्विन में नहीं बदलेंगे, खुद केल्विन है, कैसे बताता हूँ। 0 डिग्री, मान लो कि 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 से मैं चला 3 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैंने इसके केल्विन बनाए, 1 डिग्री का मतलब 274 केल्विन, और यहाँ कितना हुआ 276 केल्विन। हाँ भाई समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो यस सर। अगर मैं डिग्री सेल्सियस का चेंज निकालूं तो 2 डिग्री का निकलेगा, अगर केल्विन का चेंज निकालूं वो भी तो 2 डिग्री का ही निकलेगा, Yes, तो sir. चेंज तो दोनों का सेम आ रहा है। तो अगर उसने तो चेंज ही दिया था मुझे, वो डिग्री सेल्सियस में दे भले केल्विन में दे, वो चेंज तो सेम ही आएगा, 2 के आगे चाहे डिग्री सेल्सियस लगा दो चाहे केल्विन लगा दो, तो चेंज के आगे गड़बड़ मत करना। सब बात है कि बढ़ेगी. Yes, sir. समझ गया. केल्विन में बदलने के चक्कर में इसमें 273 जोड़ दिया तो डाटा बिल्कुल गलत आ जाएगा। इक्वल होना चाहिए केबी, केबी तो उसने दिया ही नहीं, CCl4 के लिए केबी क्या होता है वी डोंट नो, कोई बात नहीं। एम मोलैलिटी दे रखी है, बिल्कुल दे रखा है। ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम में सोल्यूट दे रखा है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास इसका है 0.2563 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 128,
128 गिवन मास बाय मोलर मास, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ नेफ्थलीन। और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय सोलवेंट इन केजी। सोलवेंट कितना दे रखा भाई, 50 ग्राम। सब केजी 50 बना ग्राम। लो, केजी बना लो इसको 50 डिवाइड में क्या आना चाहिए इसके 1000। यस, समझ में आ गया पहला डाटा, ये था हमारा पहला डाटा। इससे केबी निकाल सकते हो क्या, बोलिए। हाँ भाई, केबी ही तो रह गया जो निकालना है। तो देखो अब दूसरे डाटा में उसने क्या कहा, सोलवेंट सेम है, CCl4 ही है, 50 ग्राम है, सोलवेंट सेम है, हमें क्या दिक्कत है। तो केबी तो वही यूज कर सकते हैं क्योंकि सोलवेंट का होता है केबी तो, इजंट इट। यस सर। तो केबी तो वही आएगा जो इससे आएगा। अब हमें केबी पता लग गया, डेल्टा टीबी भाई साहब ने दे ही रखा है, उसने पूछा है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, वो मोलर मास पूछा है तो वो निकल जाएगा ना कैसे। अब दूसरा देखो, डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल केबी इंटू एम। तो मैं दूसरे वाले का डेल्टा टीबी भरूं तो 0.647। यहां पर भी डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में मत बदलना, क्योंकि मैं जनरली बोलता हूं कि हमेशा टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए, बट चेंज तो दोनों का बराबर होता है, इसलिए ये केल्विन भी यही है ना। अब केबी की वैल्यू तो ये वाली उठा के भर देंगे हम, इसको इस डाटा को उधर ले जाएंगे, लेफ्ट राइट के सॉल्व करेंगे तो केबी तो अपने पास है। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, गिवन मास, गिवन मास दे रखा है ना 6216 गिवन मास है 0.6216 डिवाइड बाय मोलर मास नहीं पता, मोलर मास ही तो निकालना है। इसके डिवाइड में क्या आएगा, सोलवेंट इन केजी, सोलवेंट तो 50 ग्राम ही था, केजी बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। हाँ भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दोनों को सॉल्व करके केबी की वैल्यू यहां से उठा के इसमें भर देंगे तो बचा क्या, ये मोलर मास ही तो बचा, इसको लेफ्ट राइट करके ले जाओ निकाल लो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल केबी इंटू एम ही लगेगा बस, यस सर, क्लियर। है ना। अब गुना भाग करना है भाई, अगर गुना भाग जोड़ घटा अगर इसमें भी आपको दिक्कत आ रही है और आपको लगता है कि सर ये हमें मुश्किल लग रहा है, तो फिर तो मुश्किल ही लगेगा है ना। तो वो तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बेटा, है ना। गाड़ी चलाना सीख लिया, अब मैंने आपको बोला कि बाजार में गाड़ी चलानी है, गाड़ी में हैंडल ब्रेक रेस तो वही है ना, आपको आती है। अब बाजार में भाई कहाँ मोड़ना है, पहले गियर में चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, गली भीड़ी सी है उसमें से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। कभी मोटरसाइकिल वाले को कहना पड़ेगा भाई साहब ये मोटरसाइकिल थोड़ा सा हटाना, थोड़ा सा इधर करना, फिर सामने से कोई आदमी खड़ा होगा, निकाल ले धीरे धीरे, आने दे उधर 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 कर, है ना। वो थोड़ी थोड़ी सावधानियां तो इसमें भी रखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड ये कर दिया वो कर दिया तभी तो आंसर निकलेगा, है ना। बट गाड़ी तो वैसे चलेगी, यस सर। फॉर्मूला तो वही है ना। तो प्रैक्टिस तो वो होनी चाहिए ना। अब बाजार में जाके और आप एक बार जाओ और 10 जगह से गाड़ी को फोड़ के ले आओ, पीछे से आगे से सब जगह से ठुक गई, स्क्रैच पड़ गए, फिर आप कहो सर हमें गाड़ी चलानी आती, तो गाड़ी नहीं चलानी आती बेटा, है ना, हम आपको बाजार में चलवाएंगे, ये वैसा ही है। सर एक ठीक है, छोटा सा ब्रीफ दे दो, ये इक्वेशन 1 में आपने कौन कौन सी वैल्यू डाली थी, छोटा सा ब्रीफ दे इक्वेशन दो 1 बस। में देखो बेटा, ये रहा हमारा इक्वेशन 1 का डाटा, ये रहा हमारे पास। उसने बोला था कि वो बोल रहा है टीबी इक्वल केबी इंटू एम है, तो टीबी उसने बोला था 201 डिग्री, 201 डिग्री का वो कह रहा है चेंज आया, कब, केबी मुझे पता नहीं था। और वो बोल रहा है इतना ग्राम नेफ्थालीन डाला मैंने, 2563 ग्राम, 2563 ग्राम नेफ्थालीन डाला, और उस नेफ्थालीन का मोलर मास था 128 ग्राम। तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सोलवेंट इन केजी, सोलवेंट तो CCl4 था 50 ग्राम, तो 50 ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, सोलवेंट इन केजी, तो ये मेरे पास आ गया मोलैलिटी, ये है एम की वैल्यू। ठीक है सर, ओके। केबी टीबी उसने दे रखा था, केबी यहां से निकाल लेंगे, तो केबी निकल गया। अब इस केबी को मैं यहां भर दूंगा, क्योंकि मेरा सोलवेंट तो दोनों जगह सेम ही है ना, CCl4 ही है दोनों जगह पर, तो दोनों का केबी तो सेम ही आएगा। अब उसके बाद मोलैलिटी, टीबी उसने इसका भी दे रखा था, मोलैलिटी गिवन मास बाय मोलर मास उसने दिया नहीं, गिवन मास उसने दे रखा है, और डिवाइड में सोलवेंट सेम है, तो एम की वैल्यू रह गई, केबी की वैल्यू वहां से उठा के भर दूंगा, आ गया आंसर। सर मैं ठीक पता है कैसे चलेगा क्या सॉल्वेंट है क्या सॉल्यूट है? बेटा, क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा, देखो देखो बताता हूँ। देखो, सॉल्यूशन कंटेनिंग, एक सॉल्यूशन है जिसमें इतने ग्राम नेफ्थालीन है उसने बताया, मतलब ये तो सोल्यूट है। और बोल रहा है इन, किसमें है ये नेफ्थालीन, किस चीज के अंदर है, इन 50 ग्राम ऑफ CCl4,
मतलब CCl4 50 ग्राम लिया जिसके अंदर इतने ग्राम नेफ्थालीन। तो देखो 50 ग्राम और 0.2 ग्राम तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये कम है ये ज्यादा है यार। वैसे भी समझ में आ रहा है ये सोल्यूट है ये सोलवेंट है। ठीक है सर, ओके। समझ गए? बिल्कुल Yes. धीरे धीरे हर एक पॉइंट का, गाड़ी के हर एक कॉर्नर का ध्यान रखना कि उधर वाला कॉर्नर तो नहीं भिड़ जाएगा बाजार में चलाते टाइम। ये वैसे ये हर एक पॉइंट का ध्यान रखोगे, 3-4 न्यूमेरिकल ध्यान से कर लोगे ना, फिर आपको ना समझ आ जाएगी कि सामने का स्पेस देख के आपको पता लग जाएगा मेरी गाड़ी निकल जाएगी, फटाक से निकाल सकते हो स्पेस देख के। समझ गए? लेकिन शुरू में तो ऐसा लगेगा जगह कम है, रोड छोटा है और मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है। अंदर बैठने के बाद यही फील होता है, गाड़ी बड़ी नजर आती है और रोड लगता है भीड़ा है यार, ये तो खुला होना चाहिए, आप आगे नहीं जाना चाहोगे, है ना? वैसा ही। ठीक है, चलो तो ये न्यूमेरिकल अब आपको आ गया। अब एबनॉर्मल मोलर मासेस, जो आई था वॉन हो फैक्टर्स की बात। अब क्या होता है कि हम मोलर मास तो निकाल लेते हैं, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में मोलर मास निकाल लेंगे, लेकिन कई बार हमारा मोलिक्यूल अंदर जाके जुड़ जाता है। जब हम पानी में घोलते हैं तो हो सकता है वो जुड़ जाए, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो अंदर जाके डाइमर बना देता है, दो मोलिक्यूल एक बन जाते हैं, डाइमर, दो का एक बन रहा है, तो दो का एक बन गया। अब जो मैं मोलर मास निकालूंगा वो तो एक का निकलना चाहिए, लेकिन वो तो दो दो का एक बन रहा है, तो मोलर मास मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया और जो एक्चुअल में आया वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो Yes, वेपर sir. प्रेशर में या बॉइलिंग पॉइंट में खराब करता है मुझे। दो मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए हैं सरफेस पे आगे एक साथ, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, जितना अलग अलग अगर होंगे तो ज्यादा इफेक्ट करेंगे, नंबर ज्यादा होगा तो। और हम तो नंबर पे बात करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब संख्या, ज्यादा संख्या होगी तो ज्यादा इफेक्ट करेगी। अब वो दो का एक जुड़ रहा है तो कम इफेक्ट हो जाएगा, और हम फॉर्मूले से ज्यादा इफेक्ट निकाल रहे हैं, वो गड़बड़ आएगा कुछ ना कुछ। इसको ठीक करने के लिए हमने वॉन हो फैक्टर यूज किया, आई। तो जितने भी फॉर्मूला हमने बनाए हैं सबके आगे आई लगा दो, खत्म, और कुछ करना ही नहीं। जैसे अभी देखो पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इक्वल क्या था, एक्स था ना, मोल मोल फ्रैक्शन था एक्स बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल, है ना, उसको आई से मल्टीप्लाई करते, कुछ नहीं है। और फिर अगला देखो, अब यहाँ भी उन्होंने वो अब x को सॉल्व कर रखा है NB बाय NA की फॉर्म में, तो यानी उसको भी i से मल्टीप्लाई कर रखा है, दोनों फॉर्मूला एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना? फिर उसके बाद इसी को NB को गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि उसके डिवाइड में था तो पलट के आ जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, अब जिसका निकालना है उससे निकाल सकते हैं, ये सब वही सॉल्व करेगा और कुछ नहीं। फिर देखो TB वाला, डेल्टा TB, छोटा भी आएगा बड़ा लगा रखा है, I KB इंटू M था, I से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो करेक्ट हो जाए, वन ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी। सेम फिर इसी को एक्सपेंड कर रखा है, जो मैंने गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइड बाय गिवन मास इनटू 1000, वो जो मैंने किया था ना, ये एक साथ इकट्ठा लिख रखा है, आप सोच के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेम एज इट इज TF, डेल्टा TF क्या होता है, वो K F इंटू M था, I से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही PV इक्वल NRT बताया था मैंने, पाई V इक्वल NRT होता है, पाई V इक्वल NRT को भी I से मल्टीप्लाई कर दो, या पाई इक्वल CRT कर दो, ICRT। ठीक है, सभी को I से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं हेलो किया। सर। हाँ बेटा। सर फिर तो हम पीछे वाले फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, फिर यही करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर I की वैल्यू 1 हो तो बिल्कुल ये करोगे आप, लेकिन जनरली I की वैल्यू 1 होती है तो ज्यादातर फॉर्मूलों में I इक्वल 1 लेके जो वो बात ही नहीं करेगा I के बारे में, डिसोसिएशन एसोसिएशन वर्ड यूज ही नहीं करेगा, तो आप बार बार I लिखो उसके बजाय हम डायरेक्ट यूज करें। बट यूज यही करना चाहिए, अच्छी बात तो यही है कि आप बार बार I को यूज करो ताकि I आपके ध्यान में रहे, है ना? लेकिन Yes, कई बार sir. ऐसा होता है कि हम आई को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, जब अचानक से दूसरा न्यूमेरिकल आता है जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन वर्ड यूज होता है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते और वो न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। इसलिए आई को हमेशा यूज करो, दैट विल बी बेटर। ठीक है, नहीं दिया तो आप देख लोगे, नहीं दिया तो आई की वैल्यू 1 भर दो, बस सीधी बात। ठीक है भाई, तो सीधी है, यानी वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, बस आई से मल्टीप्लाई होगा। अब ये आई क्या होता है उसी के ऊपर डिस्कस, व्हाट इज आई। अगर डिसोशिएट हो जाए, डिसोसिएशन, तो आई का फॉर्मूला देखो मैंने क्या लिखा, टी माइनस टी अल्फा इन प्लस एन टी अल्फा डिवाइड बाई टी। एसोसिएशन होता है तो टी आई इक्वल टी माइनस टी अल्फा प्लस टी अल्फा बाई एन डिवाइड बाई टी। टी का मतलब है टोटल मॉलिक्यूल, ठीक है। और राउल्ट लॉ में ही आपने एक फॉर्मूला लिखा ना, पी नोट माइनस पी पी एस डिवाइड बाई पी नोट था, डिवाइडेड बाई पी नोट, इक्वल था वो एन एन टू बाई एन वन, है ना। लेकिन अगर डिवाइड बाय पी नोट की जगह पी एस हो, ये दोनों सेम हो, तो ये सभी कंसंट्रेशन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो इक्वेशन इतनी भयंकर बन जाती है,
अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो नीचे पी नोट ही रखना। जैसे मैं आपको पीछे वाली स्लाइड में दिखा देता हूँ, ये देखो नीचे पी नोट है, दिख रहा है? यस। यस सर। लेकिन अगर आप पी नोट की जगह नीचे पीएस रखते हो, पी नोट नहीं रखते, पीएस ही रखते हो नीचे, ये पीएस ही है, ये दोनों सेम हो, अगर ये दोनों सेम हो, वो डाइल्यूट कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। ये वाला तो दोनों में सेम है, समझ में आ रहा है? N2/N1 दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन अगर डाइल्यूट कंसंट्रेशन के लिए ऐसा रखते हो आप, तो डाइल्यूट कंसंट्रेशन के लिए तो यहाँ पी नोट आएगा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन के लिए पीएस और पीएस ये दोनों सेम आएंगे। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखने, हाई कंसंट्रेशन में पी नोट डिवाइड में पी नोट नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जनरली सुनिए अब जरा, ये अब आपको लगेगा मैंने ये लिख रखा कि ऑल कंसंट्रेशन पे आप इसे यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, ये पीएस डिवाइड बाय पीएस जो है ना, ये इतना भयंकर आ जाता है बेटा कि यहाँ जब आप इस फॉर्मूला के अंदर, तो आसानी से इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, बट इस फॉर्मूला में वो इक्वेशन सोल्व ही नहीं होगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन पर इसे अप्लाई किया जा सकता है, बट इक्वेशन सोल्व नहीं होगी हमसे, मैथमेटिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। पीएस बेटा सोलवेंट का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का, सॉरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पीएस नथिंग स्पेशल। पी नोट प्योर फॉर्म में है और पीएस वो जब सॉल्यूशन में है तब उसका वेपर प्रेशर है, सिर्फ ये है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन में वही वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, नीचे पीएस की जगह पी नोट लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर पीएस यूज करेंगे इक्वेशन इतनी भयंकर बनेगी डाइल्यूट वाले में कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए। और अगर कंसंट्रेटेड दे रखा है तब इलाज ही नहीं है, क्वेश्चन भयंकर बने कैसे भी बने, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, फिर कंसंट्रेटेड में वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो गलत हो जाएगी, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूलाज ध्यान देने के लिए बोला, और यहाँ पर आई तो यूज करना ही है अगर आई है तो एक तो ये चीज थी। अब एक और चीज है, डिसोसिएशन क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, बड़े आराम से इसको करते हैं। CH3 डिसोसिएशन करना है ना, तो सोचो डिसोसिएशन के लिए एग्जांपल कौन सा ले, NaCl या MgCl2 ले लेते हैं, MgCl2 ले लेते हैं, ठीक है। MgCl2 मैंने 1 मोल लिया था, यहाँ पर क्या हो गया, Mg प्लस Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये तो 3 मोलिक्यूल बन गए, है ना। तो देखो मान लो ये x मोल था मेरे पास, मान लो ये 10 मोल थे, तो क्या हो जाएगा, 10 मोलिक्यूल इसके अलग होंगे, 10 इसके अलग होंगे, 10 इसके अलग होंगे, है ना। शुरू में ये क्या थे, शुरू में थे ये 0, ये भी 0, ये भी 0। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ये मान लो 10 में से 2 मोलिक्यूल गायब हो गए, 2 मोलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, समझ में आई भाई ये बात। तो 2 मोलिक्यूल डिसोशिएट हुए तो 2 Mg बनेंगे, देखो जरा 2 Mg बनेंगे ना, यस सर। और Cl कितने बनेंगे, Cl 4 बनेंगे, तो 2 इसके बनेंगे और 2 इसके बनेंगे, ये समझ में आया, 2 यानी कि Cl 4 हो गए, 2 डिसोशिएट हो गए और बाकी के ऐसे कैसे रह गए, तो मेरे पास 8 आ गया और यहां पर आया 2 2 और 2, ये समझ में आ गया बेटा। यस सर। ये फॉर्मूला बड़ा आसानी से याद रहेगा आपको, अगर इसको इस वैल्यू को याद करना है। तो देखो मैं आई निकालना चाहता हूं, तो आई मेरा क्या कहता है, आई मेरा कहता है डिसोसिएशन के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। टी मतलब टोटल मॉलिक्यूल कितने थे, 10, क्लियर है। माइनस में टी है 10, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है भाई, जितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए डिवाइड में टोटल, ये होता है अल्फा। समझ में आया सबको अल्फा क्या होता है, डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल। तो 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए थे, यस ठीक सर। है, टोटल 10 थे, तो 2 बटा 10 यानी 1 बटा 5 आ जाएगा, तो मैं यहां पर लगा सकता हूँ 1/5, क्योंकि मेरा फॉर्मूला यही कह रहा है टी अल्फा, टी को अल्फा से टोटल मॉलिक्यूल्स को, यानी मैं क्या कर रहा हूँ 10 में से घटा दिए मैंने जितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए थे, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए वो तो 2/10, सॉरी 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए, तो मैं क्या करूं अल्फा से अगर टोटल को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 2 ही आ रहा है, 5 दूना 10, 5 1 जा 5 2 जा, आ रहा है ना 2। तो यानी टी अल्फा मेरा क्या है, टी तो है टोटल मॉलिक्यूल, टी अल्फा क्या है, टोटल मॉलिक्यूल में डिसोशिएट होने के बाद जितने बच गए, तो टी अल्फा एक्चुअल में 8 है, ये समझ में आ रहा है, टी अल्फा 8 है, ये है टी अल्फा, समझ में आया सबको, टी अल्फा 8 है, कैसे आया, यस सर। है ना, कैसे आया, मतलब अल्फा निकाल लो, अल्फा क्या होता है,
जो टोटल मॉलिक्यूल है जो डिसोशिएट हुए डिवाइड में टोटल मॉलिक्यूल, डिसोशिएटेड डिवाइड बाय टोटल, ये अल्फा होता है। तो अल्फा से टोटल मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ गया, वो मॉलिक्यूल आ गए टी अल्फा। यानी कि अब देखो मैंने क्या किया, 10 टोटल थे, उसमें से 8 मॉलिक्यूल क्या हो गए, सॉरी 2 मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। तो बचे कितने, ये बचे हुए मॉलिक्यूल हैं। तो टी माइनस टी अल्फा मेरे पास बचे हुए मॉलिक्यूल हैं जो डिसोशिएट हुए ही नहीं। क्लियर है, ये बात समझ में आई यहां तक सबको? यस, यहां तक सबको क्लियर हो? अब आगे देखो, आगे क्या है, टी अल्फा बाई एन लगा रखा है। ये एन क्या है, मतलब एक के कितने मॉलिक्यूल बने, अगर एक डिसोशिएट होता है तो 3 बन रहे हैं यहाँ पे, तो एन इक्वल 3। तो यहाँ मैं अब क्या करने वाला हूँ, एन इक्वल 3 मुझे पता लग गया कि एक के डिसोशिएट होने 3 बनते हैं, तो मैं प्लस में करूंगा टी अल्फा, मतलब जितने डिसोशिएट हुए, टी अल्फा का मतलब यही है ना 10 इंटू 1/5, भाई 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए, डिवाइड में क्या आएगा, एन, एन है 3। समझ में आया, ये जुड़ जाएंगे, डिवाइड में एन डिवाइडेड बाय क्या हुआ भाई, ये एसोसिएशन के वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिसोसिएशन में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, रुको, फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, मैंने वो पढ़ा ही नहीं। देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगने वाला है, पहला स्टेप तो सही में दोनों का, टी माइनस अल्फा और एन टी अल्फा लगेगा, एन टी अल्फा मल्टीप्लाई होने वाला, वो बजाय की डिवाइड किया, तो एन टी अल्फा यानी कि एन था 3 मेरे पास, टी अल्फा यानी जितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, तो टोटल 10 थे, 10 को मल्टीप्लाई किया 1/5 से जो कि अल्फा है, तो ये मैं जोड़ दूंगा। तो हुआ क्या, अगर सही तरीके से देखो तो ये बनता है 8 प्लस में ये कितना बना भाई, 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 मॉलिक्यूल थे, सॉरी 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए थे ना, मैंने बोला था कि 8 बच गए, तो 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट, और 2 से डिसोशिएट होकर कितने बन गए, वो 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट तो 6 बन गए, है ना। यस सर। तो मेरे पास 8 मॉलिक्यूल बच गए थे जो डिसोशिएट नहीं हुए, और 6 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होने के बाद 2 के 6 बन गए, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 14। ये समझ में आ गया, यस सर। टोटल मॉलिक्यूल 14 आ गए। मतलब अगर मैं डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, ये आई से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि 10 मॉलिक्यूल हैं जो डिसोशिएट हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में टोटल मॉलिक्यूल 14 बन गए भाई 10 से। ये समझ में आ गया बेटा 14 कैसे बने, इसीलिए आई से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर है, बेटा किसका क्या क्वेश्चन है मेरे को बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय टी था ना सर, आपने वो क्यों नहीं किया? हाँ बताता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय टी नहीं किया सॉरी मैंने, है ना। तो अब मैं डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइड में टोटल मॉलिक्यूल, तो टोटल मॉलिक्यूल डिवाइड में कितने थे, 10 थे, तो ये आ जाएगा 1.4, यानी कि अल्फा पर मॉलिक्यूल निकालना होता है हमें टोटल से डिवाइड करके कि पर मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएशन होकर कितना बन गए। तो 10 मॉलिक्यूल के 14 बन गए, तो एक मॉलिक्यूल का 1.4 बन जाएगा। समझ गए, यस सर। ये समझ में आ गया ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 10, ये होगा हमारा असली आई कि पर मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं 1.4। अब देखो ये कैलकुलेशन बड़ी अजीबो गरीब और बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता होगा, लेकिन अगर एक बार समझ में आया कोई बात नहीं है, इसको बार बार करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आपको यहाँ ध्यान देना होता है कि सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, टोटल मॉलिक्यूल को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। एन क्या था आपको पता लग गया कि एक के 3 बन रहे, तो एन की वैल्यू 3 होगी, जनरली ये 2 ही होती है, ठीक है। और इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो आपके पास में डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है। क्लियर, सॉरी आई की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन में आई की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ऊपर क्या है, जितने मॉलिक्यूल बन गए, नीचे क्या है, टोटल कितने थे, जितने टोटल थे, और पानी में घुलने के बाद वो बढ़ गए या कम हो गए, जो भी वट एवर इट इज हैपनिंग, तो बढ़े या कम हुए, वो ऊपर टोटल मॉलिक्यूल और नीचे जो एक्चुअल में टोटल मॉलिक्यूल थे, ठीक है। इन दोनों का डिवाइड होता है डिसोसिएशन। तो मान लो कि अगर आपको वो अल्फा ना दे, टोटल मॉलिक्यूल ना दे, वो सीधा बोल दे कि भाई मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर 15 बन गए और शुरू में मॉलिक्यूल 10 थे, सिर्फ इतना बता दे, और फिर उसके बाद पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ये कहे कि मुझे मोलर मास बताओ,
तो आप वही फॉर्मूला लगाओ, टीबी केबी वाला जो भी फॉर्मूले हैं, उसमें आई की वैल्यू क्या लगाओगे, 15 बन गए, ए कितने 10, 15/10 1.5 आई, सीधा भी निकल सकता है। गॉट इट? सर ये जो आपने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस फॉर्मूला लिखा है सर, इसमें पी एस क्या है? पीएस प्रेशर है बेटा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर, डाउट था क्लियर। पी नोट था इनी मतलब पार्शियल प्रेशर जो प्योर फॉर्म में था जब, है ना, हमारा सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्वेंट ही होगा वैसे जनरली, और यहाँ पर पीएस जो है वो सॉल्वेंट का प्रेशर है उस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, और पहले प्योर फॉर्म में था, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ Yes, गया? तो डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला सीधा फॉर्मूला याद कीजिए, इसमें आपको एन तो पता लग जाएगा कितने में डिसोसिएट हो रहा है, कितने में एसोसिएट, वो खुद बताएगा, 2 का 1 बन रहा है या 1 का 3 बन रहा है। उसके अलावा टोटल मॉलिक्यूल आपको पता होंगे, अल्फा आपको बताएगा वो डेफिनेटली। ठीक है, और इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं यूज होता है, कॉम्प्लेक्स चीजों में यूज होता है, सिंपल सिंपल यूज नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, 10 न्यूमेरिकल मैंने डीपीपी के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो कन्हैया सर, आर यू देयर? यस सर, मैं क्लास में। तो भाई कन्हैया सर अब आपको करवाएंगे। ठीक है, मैं आज ही इसको खत्म करना चाहता था। तो 10 न्यूमेरिकल हैं सिर्फ 10 डीपीपी के अंदर, वो आप खत्म कीजिए और फिर मिलते हैं। और इसको अच्छे से कर लेना, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, एनसीईआरटी भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा है, बट अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स लगता हो एक बार उसे लीव कर दो, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल कीजिए। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय सर, बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू, बाय बाय। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड आफ्टरनून। क्या सबको डीपीपी मिल गया क्या, ये बताओ पहले। नो सर। क्या सर, किसी के पास डीपीपी नहीं है? एक बार मैं डीपीपी एक बार ग्रुप में सेंड करता हूँ, ठीक है? ओके सर। एक बार रुको आप लोग। देखो ये डीपीपी सॉल्व है, ठीक है? डीपीपी में क्या ऑलरेडी सॉल्यूशन है, आप लोग देख के बताओ कहाँ पे किस टॉपिक पे नहीं समझ आ रहा है। 10 या ज्यादा नहीं है, डिफरेंट टाइप के हैं, आप इतना कर लोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार रुक जाओ, मैं करता हूँ। देखो क्या एक बार आपके ग्रुप में चला गया क्या डीपीपी? देख के बताओ आप लोग एक बार। सर कौन से ग्रुप में भेजा है? जेई मेंस 2 ड्रॉपर, वही ग्रुप हो ना आप लोग? ड्रॉपर तो है सर, आया तो नहीं, लेकिन सर आ गया, आ गया। आ गया? मेरे में नहीं आया सर। दोनों में आएगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैं सही एक में ही नहीं आया। कैसे दूं फिर ये आपको? सर आप स्क्रीन पे दिखा दो ना क्वेश्चन, में वही देखी। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है? जस्ट 10 सेकंड रुको, एक बार 10 सेकंड रुको आप लोग। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज यस सर, आ रही इसमें है। मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूँ, ध्यान से देखना। ध्यान से क्या देखने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, केवल और केवल फॉर्मूलेज है। केवल और केवल क्या है, फॉर्मूलेज है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग फार्मूला क्या कर देना, रट्टा मार देना, डायरेक्टली पूरा रट लेना, समझे हुए, ठीक है? अब आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल पे। अब सॉल्व एग्जाम्पल में आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है? सबसे पहले ये पूछ रहा है 1 लीटर ऑफ सी वाटर जिसका वेट कितना है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, ये समुद्र, ये डब्बे में क्या है, मान लो कि क्या है, समुद्र है, समुद्र है, और ये समुद्र का क्या है, पानी है। तो ये बोल रहा है कि इसमें से अगर हम इसका 1 लीटर पानी निकालेंगे तो उसका वेट कितना होगा? बोलो भाई। 1030 ग्राम, 1030 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि इस 1030 ग्राम में उसके पास क्या था, 6 इंटू 10⁻³ ग्राम क्या था, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन था। क्या था? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन था। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन पीपीएम। हमें पीपीएम में इसका कंसंट्रेशन निकालना है। तो सबसे पहली बात सुनो, जिसका भी कंसंट्रेशन पूछता है उसको हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो हम उसको क्या कर ले रहे हैं, ऊपर रख ले रहे हैं। और नीचे क्या करेंगे, Yes, टोटल। sir. आप बताओ टोटल हमारे पास क्या है, क्या 1030 है क्या टोटल? यस सर, दे रखा है सी अब वन। इंटू हम क्या कर देते हैं, 10⁻6 कर देते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन। आंसर हो यस सर। जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा।
जिसका पूछे उसको आपको ऊपर रखना है, नीचे में क्या रखना है, टोटल रखना है, और इंटू क्या करना है, 10⁻6 कर देना है। क्लियर है क्या बात है? सर क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग 18 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, जो सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास यह क्या है, ये बताओ, यह किसकी वैल्यू है, यह क्या है, न्यूटन बाई मीटर का क्या मतलब हुआ, मीटर स्क्वायर, प्रेशर हुआ ना यार, सर प्रेशर। प्रेशर हुआ। तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, पाई इक्वल टू CRT, क्या यही होता है क्या? अब देखो पाई की वैल्यू दे दिया, अब इसकी भी वैल्यू, सी की भी वैल्यू दे दिया, आर की वैल्यू आप लोग जानते हो, आर की वैल्यू आप लोग जानते हो, और टी की भी वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ दिया होगा, क्या दिया हुआ है, 293 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछ रहा, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। आप बताओ, हमारे पास जो ये सी दिया हुआ है, सी का क्या मतलब हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ, W/mv, यही हुआ ना यार, बोलो भाई। यस सर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये बताओ, W मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का गिवन वेट कितना दिया हुआ, 18 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है, और क्या ये मोलर मास निकल जाएगा क्या, बाकी सब दिया हुआ यही हमसे पूछ रहा है, क्या निकल जाएगा क्या? अरे बोल दो यार, नहीं समझ आया? सर आ गया। हाँ, हो जाएगा। पाई की भी वैल्यू दी हुई है, आर की भी वैल्यू दी है, टी की भी वैल्यू दी है, जो सी की वैल्यू है उसमें W की भी वैल्यू दी है, V की भी वैल्यू है, बस M का वैल्यू पूछा है, M का वैल्यू नहीं छोड़ दिया, तो वही पूछ भी रहा है, तो दिक्कत क्या है यार? देखो ये सॉल्व भी करके दिया है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें सॉल्व करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। ये हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 40% वेट परसेंटेज। 40% वेट परसेंट का क्या मतलब हुआ? सर मतलब जितना टोटल मास दे रखा है उसमें से 40% हमारा वो है, सॉल्यूट है। देखो सिंपल सी बात सर है, जब अगर हमने टोटल अगर 100 ग्राम लिया है तो उसमें ऊपर वाले को क्या 40% मानना, ऊपर वाले को आप सॉल्यूट मानना, और नीचे Yes, वाले sir. को क्या मानना, सर सॉल्वेंट मानना, ठीक है, Solvent. सॉल्वेंट मानना या सॉल्यूशन मानना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, यस सर। 40% या फिर 50% कुछ भी दे, तो आपको यह देखना है कि 40 ग्राम सॉल्यूट, 40 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, मिक्स है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, मिक्स है, 40 Mixed ग्राम है। सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, मिक्स है। आप बताओ, जब 40 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हुआ? सर सर 60 ग्राम हुआ। हमसे सर। क्या पूछ रहा है, हमसे मोलालिटी पूछ रहा है, मोलालिटी पूछ रहा है, सॉल्वेंट का वेट भी पता चल गया, सॉल्यूट का वेट भी पता चल गया, और जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास भी पता चल गया, क्या मोलालिटी निकल नहीं जाएगा क्या, बोलो भाई, यस सर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब भी कर लोगे क्या, ये सब का सब क्या है? यस सर कर देंगे, ये चैप्टर पढ़ा अब है देखो सर। इसमें क्या पूछा, इफ 23% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड, 23% एसिटिक एसिड डिसोसिएटेड, तो आप ये बताओ, आई बराबर आपने क्या पढ़ा, आई बराबर पढ़ा 1 माइनस अल्फा, या फिर आपने यह पढ़ा, हम ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, क्या कुछ ऐसे ही पढ़ा है क्या? यस सर पढ़ा है। ये वाला आप जानते हैं। अब ये बताओ, जो 23% एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तो आप बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 23%। लेकिन Yes, अल्फा sir. वैल्यू क्या होगी, आप 100 से डिवाइड कर दोगे क्या आएगा, 0.23 आएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। हाँ, तो आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल आपको आई की वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आई की वैल्यू। और एक बात याद रखना, एक बात क्या याद रखना, कि एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तो आप बताओ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ऐसे होता है क्या, CH3 COOH। CH3 COO माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। आप बताओ कितने पार्ट में टूटा, क्या 2 पार्ट में टूटा, क्या 2 पार्ट में टूटा। Yes, sir. N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू 2 होगी, N की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आपको अल्फा की वैल्यू पता हो गई, N की वैल्यू पता होगी, क्या I की वैल्यू पता हो जाएगी क्या? यस सर। और I की वैल्यू पता हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, I इंटू मोलालिटी इंटू KF, बाकी सब दिया हुआ, हो जाएगा डायरेक्टली आंसर।
डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नो नहीं। सर। पांचवा वाला देख लो यार, पांचवा वाला क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 3 मोलल। अब देखो जो हमारे पास मोलैलिटी दिया हुआ है NaOH का वो 3 दिया हुआ है और इसकी डेंसिटी दे दी हुई है, तो हमें पूछ रहा है मोलैरिटी पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे निकालोगे आप लोग? सर इसका फॉर्मूला होता है। सर डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखो Yes, sir. हमारे पास जो NaOH है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जो मोलैलिटी ऑफ NaOH है वह कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी मैं देख लेता हूं, दिया हुआ 1.110 ग्राम बाई लीटर, ऐसे दिया हुआ ना, ml दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलैलिटी। आप बताओ मोलैलिटी बराबर क्या हुआ, W बाई Sir, yes, एम sir. मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू। अब ये Yes, sir. बताओ कि यह m की वैल्यू कितनी दी हुई है, मोलैलिटी की वैल्यू सर 3 दे रखी 3 है। दे रही है। अब ये बताओ NaOH है तो W की वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम W की वैल्यू या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, W की वैल्यू हम ऐसे लिख देते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ब्रेक डाउन कर देंगे ना, मास क्या? अपॉन, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे मास अपॉन मोलर मास में, मास अपन, मोलर मास में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। अच्छा ये वाला, यस सर, यस सर, यस सर। मैं तो कर रखा है ना। अब कोई बात नहीं, कर देंगे। अब देखो, अब ये बताओ हमारे पास NaOH दिया हुआ है तो मोलर मास भी आपको पता होगा 40 के आसपास आएगा, 40 ही होगा। यस सर। आई होप आप लोग Yes, कर लोगे sir. यार, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, ऐसे कर लोगे आप लोग, ठीक है, कर लेना आप लोग। और एक बात याद रखो, जब कभी कभी कुछ पता नहीं चलता है ना, जब कभी कभी कुछ पता नहीं चलता है ना, तो डायरेक्टली उस टाइम मास या फिर लीटर कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। यानी कि अगर मानो सॉल्वेंट का कुछ नहीं पता है तो हम 1000 ग्राम ले लेंगे, या फिर अगर वॉल्यूम का नहीं पता है तो हम कितना ले लेंगे, 1 लीटर ले लेंगे। क्लियर है क्या बात है? यस सर। हाँ। अब देखो हमारे पास क्या है, वाई डज द यूज ऑफ प्रेशर कुकर रिड्यूसिंग कुकिंग टाइम, ये आपको आइडिया है, पढ़ लोगे आप लोग? सर हेनरीज लॉ, सर सर हेनरीज लॉ का वो लगेगा, एप्लीकेशन लगेगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो जिसकी वजह से कम कम एनर्जी में ही ज्यादा काम हो जाएगा, यस सर। ठीक है। ये देखो ये वाला 7वां वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखो यार इस टाइप के क्वेश्चन हटा दो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हटा दो, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा और फंस भी जाओगे आप लोग। वैसे देख लेना लास्ट में आप लोग, इसको फिलहाल छोड़ो, इस टाइप ओके का सर। क्वेश्चन आता है, ये वाला देखो, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर ऑफ बेंजीन एंड दिस। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो वेपर प्रेशर है कुछ इस प्रकार इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब XB जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका दिया, तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड, क्या ये कर लोगे क्या, आपको दिया हुआ सब सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार करके Yes, sir. करके बताओ, यस सर, वो बन जाएगा इक्वेशन। सर कर रहा करके बताओ, एक बार देख लो आप लोग सॉल्यूशन देख के कर पा रहे हो कि नहीं। अरे ये डीपीपी हमारे ग्रुप में तो नहीं आई सर। यार 2 ग्रुप बना है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं भी सर को भेजा हूँ, वो सर भेज देंगे। ओके सर।
सर यहाँ पे पीएम अपना वो दे रखा है ना, टोटल मतलब हाँ, प्रेशर। टोटल प्रेशर है, ओके प्रेशर ऑफ मिक्सर। ओके सर। अब आप लोग टोटल प्रेशर का तो फॉर्मूला जानते होगे ना आप लोग। यस सर। हाँ, ये 92 का क्या मतलब है? 92 का मतलब है मोल फ्रैक्शन भी है साथ में और प्योर प्रेशर भी है। ओके सर। इसको इस फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ जैसे इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस और जो वो होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आप कैसे भी करके कर सकते हो। देखो, पी नॉट एक्स बी प्लस, यहाँ पे मैं बेंजीन के लिए लिख देता हूं, और यहाँ पे पी नॉट, बाकी जो दूसरा है दूसरे वाले के लिए टी लिख देता हूं, और यहाँ पे एक्स टी लिख देता हूं। तो इस फॉर्म में आता है ये इक्वेशन, ठीक है, इस फॉर्म में आता है, और इस फॉर्म में ये दिया भी हुआ है। यस सर। तो आप लोग ये सब समझ के करना। सर हाँ जी, एग्जाम्पल 5 में ये जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें 120 प्लस 1000 कैसे हुए? देखो सिंपल सी बात है, यह मोलैलिटी दिया हुआ ना, मोलैलिटी। जब मोलैलिटी दिया होगा तो जो W बाई एम डब्ल्यू है, तो जो ये W निकल के आएगा केवल और केवल किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। केवल और केवल किसका होगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का होगा। अब आप ये बताओ कि जब हमारे पास NaOH 3 मोलल है, तो हम सिंपल सी बात है, हम ऐसे कर देते हैं, मान लो कि मोलैलिटी बराबर क्या है? 3 है, 3 है। तो हम मोलैलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो भाई। यस सर। हाँ, अगर मान लो कि अगर यह 1 केजी हुआ, 1 केजी हुआ, तो N बराबर क्या आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा क्या? हमने आपको यस। क्या बोला, जब नहीं आइडिया होता तो हम कितना ले लेंगे? 1 केजी ले लेंगे। तो 1 केजी हो जाएगा, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मोल आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, जब 3 मोल आ जाएगा तो आप बताओ NaOH, 1 मोल का वेट कितना? 40, तो 3 मोल का कितना? 120 होगा क्या? क्या पता चल गया क्या कितना ग्राम NaOH है? यस सर हमने ठीक। 1000 ग्राम सॉल्वेंट को लिया और 120 ग्राम किसको ले लूं? सॉल्यूट को ले लूं, तो क्या हमारा सॉल्यूशन का निकल जाएगा क्या? यस सर ठीक है। सॉल्यूशन का ग्राम में निकल गया, डेंसिटी दिया हुआ है तो हम ml में निकाल लेंगे। दिक्कत ही क्या है? ओके सर। हाँ, आगे बढ़ू मैं? यस सर। यहाँ पे सब सॉल्व किया हुआ है, एक बार आप लोग देखो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर एक बार ये वाला पार्ट समझाना जो उन्होंने कर रखा है, मतलब इनका पहले इन्होंने सोलो तो निकाल लिया हाँ प्योर लिक्विड क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल नंबर 8 में। हाँ। हाँ सर, जो इन्होंने बाद में करा है, मतलब जो मोल फ्रैक्शन निकाली है, वो कैसे निकाली है? अच्छा, जो मोल फ्रैक्शन इन्होंने निकाला है, यस चलो सर, इसको यस लास्ट में बताता हूँ, पहले ये देखो आगे वाला समझ आ रहा है कि नहीं। सर। सर कौन सा? ये 9th 10th देख लो, एक बार समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी ओके जस्ट ओके। आपकी अगली क्लासेस है ना। यस सर, यस सर। तो ऐसा करो ना, उस पे आप लोग ना थोड़ा सा टाइम दे लो, देखो कि समझ आ रहा है कि नहीं। आज भर का टाइम दे लो, कल बता दूंगा उसको। ओके सर। ये देखो 9th 10th आ रहा है कि नहीं, जस्ट आपकी अगली क्लास है, मैं ज्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहता। ओके सर। 10-15 मिनट का रिफ्रेशमेंट चाहिए। 9th वाला भी सीधा यार,
आप ये बताओ डेल्टा टी की वैल्यू दे ही दिया डायरेक्टली, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना दे दिया, केएफ की वैल्यू दे दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर, आ गया। समझ आ गया? यस सर, यस सर। तब सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ है, समझ आ जाए भाई बहुत पे। 10 वाला देख लेते हैं। x ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या मतलब दे दिया, आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मतलब कि वो टूटेगा ही नहीं, ठीक है। जिसका ओके मोलर सर। मास इतना दिया हुआ है, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ 0.05 मोलर NaCl सॉल्यूशन, osmotic pressure of this solution is found to be something, calculate the value of x, assume complete dissociation of NaCl and ideal behavior of this solution। सिंपल सी बात है, हमारे पास दो चीजें दी हुई है, एक तो जो टूटेगा और दूसरा नहीं टूटेगा। तो NaCl तो जाहिर सी बात है टूटेगा, ठीक है, NaCl तो जाहिर सी बात है टूटेगा, लेकिन ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला है क्या है, वो नहीं टूटेगा। तो देखो हमारे पास NaCl के लिए तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, आई वाला हो जाएगा, बोलो भाई। यस सर। आप बताओ NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, डायरेक्टली 2 हो जाएगी। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता तो अल्फा की वैल्यू देती, फिर हम आई की वैल्यू निकालते। तो जिसकी वजह से हम पाई 1 की वैल्यू निकाल लिए, पाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.463 आ गई। अब हम आते हैं दूसरे वाले कंपाउंड के लिए, तो दूसरा वाला कंपाउंड हमारे पास अननोन है। क्यों अननोन है? क्योंकि इसमें x ग्राम हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, यानी हमें पता नहीं है कि उसका वेट कितना है, जबकि उसका मोलर मास दे दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हम इसी तरीके से निकाले, पाई 2 बराबर क्या CRT। अब C की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम W/mv, और क्या कर लेंगे RT कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ तो हम इसको 1 कर लेंगे, W की वैल्यू x ग्राम दिया हुआ तो हम x लिख लेंगे, और मोलर मास इसका कितना दिया हुआ है 200 लिखा हुआ है तो हम 200 लिख लेंगे। क्या यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? क्या R की वैल्यू दिया ही हुआ है और T की वैल्यू हम जानते भी हैं। तो आप बताओ क्या यहाँ पे पाई 2 की वैल्यू निकल जाएगी क्या, बोलो भाई। यस सर, निकल जाएगी। अब देखो, मान लो जिस भी डब्बे में हो रहा होगा तो हमारे पास एक NaCl है और दूसरा क्या है, दूसरा एक अननोन सॉल्यूशन है, उसको मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं। तो NaCl की वजह से जो प्रेशर होगा और इस अननोन की वजह से जो प्रेशर होगा, दोनों को मिलाने के बाद ही तो बनेगा ना। तो जिसकी वजह से टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर हमने क्या कर दिया, पाई 1 और पाई 2 कर दिया, यानी दोनों को जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ने के बाद x की वैल्यू निकल गई। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यस सर। ठीक है, डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इसको किए भी होंगे, कहीं ना कहीं किए होंगे इसको। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में शायद है, बहुत बार किया है सर ये सवाल। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग किए भी होंगे, काफी बार किए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 1/4 है और जो 3/4 है ये मोल फ्रैक्शन वगैरह है, इसको किए होंगे। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ और वो समझ भी आ जाएगा, आप लोग को समझ भी आ जाएगा। ये क्या है, ये भी आप लोग किए होंगे काफी बार, कर लोगे क्या आप लोग? जो नहीं समझ आएगा आप लोग या तुरंत मुझे मैसेज करना, ठीक है। आप लोग कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, यस सर। मैं फ्री सर आपका नंबर क्या है सर? क्या 7275275741 इस ग्रुप में। मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको नोट्स ये भेज देता हूँ ताकि आप लोग को क्या हो जाए, दिख जाए कि मैं ही हूँ। एक बार देखना दूसरे भी ग्रुप में चला गया क्या नोट्स? यस सर, आ गया। ठीक है, यस सर। दूसरे भी ग्रुप में आ गया होगा, और ये आप लोग कर लेना, ठीक है। डीपीपी आप लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, और मुझे कभी भी कोई डाउट हो कभी भी आप लोग वो कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और आप लोग यार साथ ही साथ पूरा कोई भी लैगिंग नहीं होनी चाहिए।
साथ ही साथ आपको